अगर आप आईएएससी क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं तो ये वीडियो पूरा आखिरी तक देखिएगा। सर बहुत सारे क्वेश्चन आप ही वाले थे। लग रहा है पेपर आप ही ने लीक किया था। पूरा का पूरा आपने पेपर जैसे से लीक करवा दिया। सेम क्वेश्चन एग्जाम में सेम थी। मुझे लगता है आपने बेटा लीक कर दिया था कि क्या कर दिया था। तो पेपर ही आप कर दिया था एग्जाम के पहले तो मतलब मानना पड़ेगा था। 90% क्वेश्चन आपके कैसे सेम में मजा आ गया सर। सारे सेम क्वेश्चन स्कोरिंग मेरी स्कोरिंग ज्यादा शब्दों की वजह है जो आपने पढ़ाया सर। आपके बिना कुछ नहीं। ये जो सारे बच्चे यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि पेपर सेम टू सेम वही आ गया जो हमने पढ़ाया था, वैल्यूज भी सेम टू सेम आ गई। ये पिछले 2 से 3 साल से हम लोग करते आए हैं और इस बार 2025 बोर्ड एग्जामिनेशंस में भी हम यही करने वाले हैं। अगर आप आईएएससी क्लास 12 में हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करने की वजह से आप बोर्ड्स की प्रिपरेशन पे ध्यान अभी तक नहीं दे पाए और आपके हाफ ईयरली में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही बड़ी खुशखबरी। हमारा परसेंटेज बूस्टर कोर्स आज लॉन्च हो चुका है जिसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, कंप्यूटर सारे सब्जेक्ट्स कवर करा रहे हैं सीआईएससी काउंसिल के लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से। इसमें आपको लाइव क्लासेस मिल रही हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस मिल रही हैं, बुक्स आपके घर पे डिलीवर कराई जा रही हैं, डीपीपीज मिल रही हैं और इसी के साथ साथ हमारे वर्ल्ड फेमस गेस्ट पेपर्स भी मिल रहे हैं जिससे अराउंड 80 to 90% क्वेश्चन सेम टू सेम आपको बोर्ड एग्जामिनेशंस में भी मिल जाते हैं। ये जो पूरा का पूरा बैच है इसको पढ़ाया जा रहा है बाय इंडियाज मोस्ट लव्ड, मोस्ट एक्सपीरियंस्ड आईएएससी फैकल्टी जिसमें आपको 90% कैसे लाना है इसके बारे में गारंटीड गाइडेंस दी जाएगी। तो अगर आपने इस कोर्स में अपने आप को एनरोल कर लिया, इसका पार्ट बन गए, तो उसके बाद आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई ट्यूटर के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर पे बैठ के अपने कंफर्ट से तैयारी कर सकते हैं बोर्ड्स के 90% लाने की। अगर आप इस कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करें या जो नंबर फ्लैश हो रहा है इस पे कॉल करें। हेलो हेलो हेलो, वेलकम वेलकम वेलकम। हाँ जी, क्या हाल चाल, सब बढ़िया, चकाचक। तो मैं आपका दोस्त और होस्ट अर्जुन जगवानी आज आपके लिए लेके आया हूँ एक नया टॉपिक, एक नई वीडियो। तो हाँ, आज हम आईसीएससी का स्पेसिमेन पेपर डिस्कस करने वाले हैं 2025 का। तो आज हम पूरा स्पेसिमेन पेपर डिस्कस करेंगे। स्पेसिमेन पेपर का लेवल कैसा है, स्पेसिमेन पेपर में कितने सेक्शंस हैं, किस सेक्शंस में कितना टाइम आपको देना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें बताऊंगा। ठीक, तो एंड तक देखना, पूरा समझना, पूरा ओवरव्यू लेना इसका। साथ ही साथ कमेंट में मेंशन कर देना कि तुम्हें अगर कोई क्वेश्चन, मान लो कोई क्वेश्चन तुम्हें ना समझ में आया, कोई क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन ना समझ में आया, कोई पॉइंट क्लिक ना किया हो, तो नीचे कमेंट में मेंशन कर देना कि इस क्वेश्चन का ये पार्ट नहीं समझ में आया, तो ताकि तुम्हारे जो डाउट्स हैं, ताकि तुम्हारी जो क्वेरीज हैं वो हम बेटर तरीके से हैंडल कर सकें और उन्हें सॉल्व कर सकें। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। रही बात क्वेश्चंस की, तो तुम्हारा ये आईसीएससी का इस साल का स्पेसिमेन पेपर है। और भी प्रीवियस ईयर के स्पेसिमेन पेपर्स पड़े हुए हैं आईसीएससी की वेबसाइट पे, तो जाओ वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। और उसके अलावा अगर स्पेसिमेन पेपर के अलावा भी तुम्हें और पेपर्स लगाने हैं जो कि हमारे गेस्ट पेपर्स हैं, तो वो भी लाइव हैं। डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा, वो तुम्हें ऐप पे रीडायरेक्ट करेगा, तो वहाँ से तुम गेस्ट पेपर्स भी चेकआउट कर सकते हो। विद दैट बीइंग सेड, तुम्हारा 80 मार्क्स का पेपर होगा। तो 80 मार्क्स में तुम्हारे मेजरली 2 सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए कंपलसरी पार्ट है, सेक्शन बी में कोई 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। बेसिक पैटर्न यही है कि सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। ठीक, सेक्शन बी में, सेक्शन ए में जितने भी क्वेश्चन हैं सब मैंडेटरी हैं, सब कंपलसरी हैं। ठीक, और सेक्शन बी में एनी 4 कोई 4 क्वेश्चन करने होंगे। तो ऐसा है पैटर्न। अभी कैसे कैसे करेंगे वो हम डिस्कस करते हैं, पर चलो आओ। और सेक्शन ए मोस्टली ऑब्जेक्टिव है। तो जैसे ये सेक्शन ए है, आई होप ये विजिबल होगा, और ये विजिबल नहीं है तो इसको मैं जूम इन कर दे रहा हूं, बट हाँ, तो ये सेक्शन ए। चलो, सेक्शन ए में क्या है, अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन। एमसीक्यू टाइप है ये, तो एमसीक्यू है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है, अ मूवमेंट ऑफ कपल हैज अ टेंडेंसी टू रोटेट द बॉडी इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन द मूवमेंट ऑफ कपल इज टेकन एज पॉजिटिव। टॉर्क अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है, टॉर्क बोलो या मूवमेंट ऑफ कपल बोलो या मूवमेंट ऑफ फोर्स बोलो, टॉर्क, मूवमेंट ऑफ फोर्स या मूवमेंट ऑफ कपल अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो उसका साइन पॉजिटिव लिया जाता है, अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो उसका साइन नेगेटिव लिया जाता है। ये बाई कन्वेंशन है कि एंटी क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज के लिए नेगेटिव। ठीक, आगे देखो, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी डिपेंड्स अपॉन, अगला पार्ट है,
इसको थोड़ा सा मैं, हाँ ठीक है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी डिपेंड्स अपॉन पोजीशन, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मोमेंटम, डिस्प्लेसमेंट। आंसर इज मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी जो होती है मोमेंटम पे डिपेंडेंट होती है। देखो पेपर कैसा है, पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक। पेपर का जो लेवल है वो इजी टू मॉडरेट है, ठीक। मॉडरेट भी इसलिए कह रहा हूं, अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट पे बहुत ज्यादा पकड़ नहीं है तब तुम्हें ये पेपर मॉडरेट लगेगा। अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट पे अच्छी खासी ग्रास्प है, तुम्हें चीजें पता है, बेसिक क्वेश्चंस भी तुम अच्छे से सॉल्व कर लेते हो, कॉन्सेप्ट की अच्छी सी क्लैरिटी है कि कोई भी चैप्टर है उस चैप्टर का जो भी कॉन्सेप्ट है उसकी तुम्हें क्लैरिटी है कि अगर मान लो चैप्टर है हीट, या बेसिक मान लो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, तो तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है, रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, ये सब चीजें अच्छे से पता है तो तुम चीजें ये पेपर कर लोगे और ये पेपर तुम्हें ईजी लगेगा। और अगर इन सब चीजों में थोड़ी दिक्कत है तो तुम्हें थोड़ा मॉडरेट लग सकता है, बाकी डिफिकल्ट तो बिल्कुल नहीं है, हार्ड तो नहीं कहूंगा इस पेपर को, ठीक। काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम पे कैसे डिपेंड होती है? काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। अब यहां पे इसको तुम ऐसा भी लिख सकते हो mv इंटू v, तो mv क्या है? मोमेंटम, तो ये ऐसा हो जाएगा pv, ठीक। मतलब और रिलेशन भी होता है, काइनेटिक एनर्जी और मास का रिलेशन होता है, तो p स्क्वायर इक्वल्स टू m काइनेटिक एनर्जी, ये होता है रिलेशन आई गेस, ठीक। 2m अपॉन k, रुको, p स्क्वायर अपॉन 2m इक्वल्स k, ये रिलेशन होता है, ठीक। आई गेस थोड़ा बहुत चेंज है, रुक जाओ, थोड़ा डिराइव ही कर दे रहा हूं तुम्हारे लिए, ठीक। ये होता है हाफ mv स्क्वायर, ठीक। अब इसी को स्क्वायर कर दो, k स्क्वायर इक्वल्स 1/4 m स्क्वायर v स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, सॉरी m स्क्वायर, रुको 2k इक्वल्स हाफ इक्वल्स mv अपॉन v, हाँ। अब स्क्वायर कर दो, ये हो जाएगा मोमेंटम के इक्वल m इंटू v। अब स्क्वायर कर दो, ये हो जाएगा 4k स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर इक्वल्स p स्क्वायर, ठीक है। तो ये रिलेशन होता है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का, ठीक। तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम रिलेटेड है, बस इतना समझ लो। एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या होता है उस पर भी जाने की भी जरूरत नहीं है, डिराइव कर सकते हो, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, पर हाँ जरूरी नहीं है। फॉर अ बर्निंग ऑफ अ कोल इन अ थर्मोइलेक्ट्रिक स्टेशन द एनर्जी कन्वर्जन टेक्स प्लेस। तो अगर कोल को हम एक थर्मो इलेक्ट्रिक स्टेशन में बर्न करें तो कौन कौन सी एनर्जी कन्वर्जन होगा? तो देखो कोल है, कोल एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो पहले तो क्या होगा, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी हीट एनर्जी में, ठीक, क्योंकि हम कोल को बर्न कर रहे हैं तो कोल हीट होगा, तो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी हीट एनर्जी में। हीट एनर्जी से कोई, अब देखो थर्मो इलेक्ट्रिक स्टेशन है तो मतलब यहां से हीट एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, तो हीट एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। पर यहां पे एक और चीज है, डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होती, कोई टरबाइन या कुछ रोटेट होगी तब जाके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। जैसे हाइड्रो पावर प्लांट ले लो और भी न्यूक्लियर पावर प्लांट ले लो, तो डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं जनरेट होती, पहले वो कोई टरबाइन या कोई चीज रोटेट होती है, कोई मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है। तो हीट टू मैकेनिकल एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी के बाद टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो देखो ये प्रोसेस होगा, और ये किसमें लिखा है, केमिकल टू हीट, हीट टू मैकेनिकल, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक। तो ये समझना, ठीक। केमिकल टू हीट टू मैकेनिकल नहीं नहीं नहीं, आखिरी में देखो इलेक्ट्रिकल एक ही में हो रहा है क्योंकि थर्मो इलेक्ट्रिक स्टेशन है, तो मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो रही होगी, ठीक। आगे देखो अगला क्या है, इन द एडजेसेंट डायग्राम, चलो इस पे आते हैं। फर्स्ट पार्ट है, in the adjacent diagram shows a movable block of a block and tackle system with effort in a convenient direction, ठीक। From the diagram we can conclude the number of pulleys used in the fixed block are। अब ये कुछ ऐसा बना है, ये एक पुली बनी हुई है, ये हुक बना हुआ है और नीचे ये ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम बना है, तो ये तुम्हारा बना है फिक्स्ड ब्लॉक, ठीक। और फिक्स्ड ब्लॉक यहां हुक से देखो नीचे, यहां ये जो हुक लगा हुआ है ये नीचे लगा है मूवेबल ब्लॉक, यहां पे होगा कोई, ये मूवेबल ब्लॉक लगा है। अब पूछ रहे हैं ये जो फिक्स्ड ब्लॉक है इसमें कितनी पुलीज है, कितने नंबर ऑफ पुलीज यूज्ड है। अब देखो एक तो तुम्हारे सामने ही यूज है, पर ये एक देखो हवा में नहीं लगा है, ये एक से एक वायर जा रही
और ये वायर जाके किसी और पुली में भी जा रही होगी। ये पुली यहाँ पे ऐसा हुक, किसी यहाँ इसे किसी हुक से यहाँ पे ये टंगा होगा, ठीक। तो यहाँ पे देखो ये दो पुली तो यूज हैं और दो से ज्यादा नहीं है। अगर दो से ज्यादा होती, तीन होती, तो वो एक और वायर यूज होती, 4 वायरें होती, समझ लो। यहाँ पे देखो कितनी वायर्स है, कितनी स्ट्रिंग्स है, यहाँ पे केवल 2 ही स्ट्रिंग जा रही। अगर नंबर ऑफ पुली ज्यादा होती तो 2 से ज्यादा स्ट्रिंग होती है, ऐसे 2 और निकल रही होती तीसरी पुली के लिए, ठीक है, ऐसा हो रहा होता। तो पर क्योंकि नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स 2 ही हैं, ठीक, ये ऐसे यहां पे निकल रहा होगा, ये ऐसे जाके ऐसे निकल रहा होगा, ठीक। तो इसलिए यहां पे एक ही ये एक पुली है और एक ये पुली है, तो नंबर ऑफ पुलिस कितनी है, 2। ऑप्शन सी यहां पे करेक्ट आंसर है, ठीक। फिर when the light is dispersed by a medium inside the prism compared to the blue light, the red light shows। अब देखो यहां पे आओ, वाओ नाइस। White light is dispersed by the prism inside the prism compared to the blue light, red light। अब कह रहे हैं कि ब्लू लाइट के कंपैरिजन में रेड लाइट पे क्या इफेक्ट आएगा, ठीक है। रेड लाइट को ब्लू लाइट से कंपेयर कर रहे हैं, क्या है, रेड लाइट स्लोज डाउन लेस एंड रिफ्रैक्ट्स मोर, रेड लाइट स्लोज डाउन मोर एंड रिफ्रैक्ट लेस, रेड लाइट स्लोज डाउन मोर रिफ्रैक्ट्स मोर, और स्लोज डाउन लेस रिफ्रैक्ट्स लेस। क्या होता है, अगर हम प्रिज्म से व्हाइट लाइट पास करें, ठीक, तो ये अलग अलग कलर्स में डिस्पर्स हो जाती है, ठीक, जिसमें से जो रेड कलर है वो सबसे लीस्ट डेविएट होता है और जो वॉयलेट कलर है, ठीक, वो सबसे ज्यादा डेविएट होता है। तो रेड कलर सबसे कम रिफ्रैक्ट होता है और सबसे कम स्पीड स्लो होती है इसकी। जितना ज्यादा रिफ्रैक्ट होगा उतनी ज्यादा स्पीड कम होगी उसकी। मतलब यहाँ पे जो इसकी स्पीड मान लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट है c, यहाँ पे सबकी वेलोसिटी अलग हो गई, v1 v2 v3 v4 v7, ऐसे सबकी वेलोसिटी अलग अलग हो गई। सबकी वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, जितने भी अलग अलग कलर्स होंगे सब कलर की वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगी। तो रेड की वेलोसिटी सबसे कम स्लो होती है। मतलब अगर मान लो यहाँ पे वेलोसिटी थी 3 × 10⁸, तो रेड की वेलोसिटी हो गई 2.5 × 10⁸, ठीक। और वॉयलेट की वेलोसिटी और कम हो गई क्योंकि ये सबसे ज्यादा रिफ्रैक्ट हुआ है, सबसे ज्यादा ये डिफ्लेक्ट हुआ है, तो इसकी वेलोसिटी और कम हो गई। इसकी वेलोसिटी होगी मान लेते हैं 1.5 × 10⁸, बहुत कम हो गई, ठीक। तो जैसे जैसे रिफ्रैक्शन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वेलोसिटी भी कम होती जाएगी। तो रेड सबसे कम रिफ्रैक्ट करेगा और सबसे कम वेलोसिटी, सबसे कम स्लो डाउन होगा, ठीक है। तो यहां पे ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा, रेड स्लोज डाउन लेस एंड रिफ्रैक्ट्स लेस, ये ऑप्शन डी यहां पे करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये स्लो डाउन भी कम करेगा और रिफ्रैक्ट भी कम करेगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, एन एंडोस्कोप uses optical fiber to transmit high resolution images of internal organs without loss of information. The principle of light that is used by optical fiber is based upon total internal reflection. Optical fiber जब भी आए, ऑप्टिकल फाइबर में एक ही प्रिंसिपल यूज होता है लाइट का, विच इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऑप्टिकल फाइबर कुछ ऐसी होती है कि जिसमें हमारा जो सिग्नल्स हैं बहुत फास्ट ट्रैवल करते हैं, और वो किस प्रिंसिपल पे ट्रैवल करते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहां से लाइट रिफ्लेक्ट होती जाती है, ठीक, तो वो ज्यादा फास्ट ट्रैवल करती है लाइट की स्पीड से। तो यहां पे इसका होगा ऑप्शन डी। आगे देखो, a convex lens has a focal length 12 cm with an object at a distance of 20 cm in front of lens. He obtains a blurred image on the screen placed at distance of 23 cm from in front of lens. In order to obtain a clear image, he has to move the screen. अब देखो है क्या, a convex lens has a focal length of 12 cm. एक convex lens है, ठीक, ये convex lens है, इसका focal length 12 cm है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। ये अगर फोकस है, ठीक, 12 सेंटीमीटर पे, तो ऑब्जेक्ट हमारा कहां रखा है, यहां पे रखा है कहीं, ठीक, कितना 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा है, ठीक, मतलब फोकस के इस साइड रखा है, फोकस से पहले रखा है, एफ एंड 2f के बीच में रखा है, याद रखना। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड 2f। देखो 12 सेंटीमीटर फोकस है, 2f हो जाएगा 24, ठीक, तो एफ एंड 2f के बीच में, ठीक है। तो इसकी इमेज बनेगी उस साइड, ठीक, इसकी इमेज बनेगी कहीं यहां, f और 2f के बीच में ही बनेगी, कहीं यहां बनेगी, ठीक।
ये अगर ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज यहां कहीं बनेगी, ठीक। और स्क्रीन रखी है कहां पे, 23 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ लेंस, ठीक। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ क्लियर इमेज, देखो, ही ऑब्टेन्स अ ब्लर्ड इमेज ऑन द स्क्रीन, प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 23 सेंटीमीटर। एक स्क्रीन लगा दी हमने 23 सेंटीमीटर पे, एक स्क्रीन लगा दी हमने 23 सेंटीमीटर पे। अब कह रहे हैं यहां पे ब्लर्ड इमेज मिल रही है, तो क्लियर इमेज के लिए हमें इस स्क्रीन को आगे की तरफ ले जाना पड़ेगा, पीछे की तरफ ले जाना पड़ेगा, कहां ले जाना पड़ेगा, तुम खुद देखो। स्क्रीन को हम जितना आगे लाएंगे हमें इमेज और क्लियर मिलेगी। स्क्रीन को जितना दूर ले जाओगे, अगर 2f के, ये देखो 24 सेंटीमीटर पे तो 2f है और ये रखा है 23 सेंटीमीटर पे, तो अगर स्क्रीन तुम पीछे ले जाओगे तो इमेज तुम्हें मिलेगी नहीं, मतलब बहुत ही इमेज नहीं मिल पाएगी तुम्हें, ठीक। या तो मिलेगी भी है तो वो बहुत और ब्लरी मिलेगी, ठीक है। तो अगर और क्लियर इमेज चाहिए तो स्क्रीन को तुम्हें आगे लाना पड़ेगा, यानी टुवर्ड्स द लेंस, ठीक, लेंस के तरफ लाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज है। एक सेकंड रुक जाओ। 20 सेंटीमीटर ऑब्टेन्स अ ब्लर्ड इमेज ऑन द स्क्रीन, प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ, अगर मैं इसमें निकाल लूं 1/f इक्वल्स 1/v माइनस 1/u, ठीक, तो हो जाएगा 1/12 1/12 1/v माइनस 1/-20, तो विच विल बी प्लस एंड दिस विल बी माइनस, तो 1/v इक्वल्स 1/12 माइनस 1/20। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो कितना हो जाएगा, 3 और ये 5, 5 3 2, 2/60, 1/30, 1/v, तो v इक्वल्स 30। रुको, सॉरी माय बैड, क्वेश्चन में क्या होगा, गलत 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 गलत, रुक जाओ। तो अब देखो होगा क्या, अच्छा बियॉन्ड 2f मिलती है, ठीक है ठीक है ठीक है। देखो क्वेश्चन में फोकल लेंथ दी है 12 सेंटीमीटर, ठीक, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है यानी u की वैल्यू दी है 20 सेंटीमीटर, ठीक। तो एक बार तुम v की वैल्यू निकाल लो, तुम इमेज निकाल लो कहां बनेगी। इमेज निकाल ली अगर हमने इस फॉर्मूले से निकाली, 1/f इक्वल्स 1/v माइनस 1/u, करेक्ट साइन कन्वेंशन यूज करना, u का साइन नेगेटिव लोगे, f का साइन पॉजिटिव लोगे। क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस लिया है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, और ऑब्जेक्ट क्योंकि लेंस के लेफ्ट साइड पे है तो ये u का साइन नेगेटिव लेंगे। तो यहां से v की वैल्यू निकालोगे तो v की वैल्यू आएगी 30 सेंटीमीटर, अभी मैंने निकाल के भी दिखाई, ठीक, रफली सॉल्व करी पर दिख गई। तो v की वैल्यू आई 30 सेंटीमीटर। अब अगर तुम इसी डायग्राम को जो मैंने बताया फिर से बनाओ, तो यहां पे लिख दे रहा हूं v की वैल्यू 30 सेंटीमीटर है, ठीक। अब अगर तुम फिर से बनाओ, ये लेंस है, ये ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक, 20 सेंटीमीटर पे, ये फोकस है, और यहां पे ये स्क्रीन रखी है, स्क्रीन रखी है 24 सेंटीमीटर पे, ठीक। यहां पे मिल रही है ब्लरी इमेज, यहां पे जो इमेज मिल रही है कैसी मिल रही है, ब्लरी, यहां पे इमेज मिल रही है ब्लरी। तो अब क्योंकि एक्चुअल इमेज जो बन रही है वो बन रही है 30 सेंटीमीटर पे, जो इमेज है एक्चुअल इमेज कहां बन रही है, यहां कहीं पे बन रही है, ठीक, 30 सेंटीमीटर। तो अगर तुम्हें इमेज की एक्चुअल क्लियर इमेज चाहिए तो तुम्हें स्क्रीन को पीछे ले जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक्चुअल इमेज तो यहां बन रही ना, स्क्रीन तो आगे रखी हुई है, इमेज पीछे बन रही, स्क्रीन आगे रखी है, तो ब्लरी सी इमेज मिलेगी, इसलिए स्क्रीन को पीछे ले जाना पड़ेगा। इसलिए इसका आंसर होगा अवे फ्रॉम द लेंस, ठीक। तो ऑप्शन बी यहां पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। माय बैड, वो आंसर मैंने गलत मार्क कर दिया था, ठीक। अब तुम्हारे पास आंसर है विद द कैलकुलेशन ऑल्सो, ठीक। अगला देखो, असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक। असर्शन क्या है, इंफ्रारेड रेडिएशन ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस थ्रू अ डेंस फॉग एंड मिस्ट, ठीक है। इंफ्रारेड रेडिएशन ट्रैवल्स लॉन्ग डिस्टेंस थ्रू डेंस फॉग एंड मिस्ट, ये स्टेटमेंट ट्रू है। इंफ्रारेड रेडिएशन अंडरगो मिनिमल स्कैटरिंग इन अर्थ एटमॉस्फेयर, ठीक, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। दोनों स्टेटमेंट ट्रू तो हैं। तो अब अगर ये वाला दो देखो, assertion is false, reason is true, assertion is true, reason is false, ये तो हटा दो क्योंकि दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, ठीक। तो इन दोनों में से कोई एक होगा, बोथ assertion and reasoning are true। अब तुम्हें देखना है कि क्या रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये देखना है।
तो एक बार फिर से रीड करो, इंफ्रारेड रेडिएशंस ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस थ्रू अ डेंस फॉग एंड मिस्ट बिकॉज इंफ्रारेड रेडिएशंस अंडरगो मिनिमल स्कैटरिंग इन अर्थ एटमॉस्फेयर। बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल रीजन इसके अलोंग ही इसको वैलिडेट कर रहा है, क्योंकि इंफ्रारेड रेडिएशन कम स्कैटर होती है एटमॉस्फेयर में, दैट इज व्हाई दे आर एबल टू ट्रैवल इन द लॉन्ग डिस्टेंसेस थ्रू फॉग एंड मिस्ट। ठीक, मतलब इसका मतलब क्या है, व्हाई आर इंफ्रारेड रेडिएशन एबल टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस थ्रू अ डेंस फॉग एंड मिस्ट, व्हाई आर दे एबल टू ट्रैवल, बिकॉज दे स्कैटर लेस, दे हैव अ मिनिमल स्कैटरिंग इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। तो इसके लिए ये रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन, यानी ऑप्शन ए यहां पे करेक्ट आंसर है। आगे देखो, टू साउंड वेव्स x and y have the same amplitude and same pattern, ठीक है, but their frequency are 60 Hz and 120 Hz. Then x will be shriller, y will be grave, x will be grave, y will be shriller. तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, x will be grave and y will be shriller. जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ज्यादा श्रिल साउंड होगा, और जितनी कम फ्रीक्वेंसी होगी उतना ज्यादा ग्रेव साउंड होगा। ठीक, ये प्रॉपर्टीज होती है साउंड की, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। अगला देखो, द ग्राफ ऑफ वोल्टेज वर्सेस करंट फॉर डिफरेंट मटेरियल इज शोन बिलो, P Q R S। ठीक है, ये VI ग्राफ है अलग अलग मटेरियल्स का। विच ऑफ दीज 4 मटेरियल वुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग अ फिलामेंट ऑफ द बल्ब। ठीक, अब क्योंकि जो बल्ब का फिलामेंट होता है उसका रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए, ठीक, ये प्रॉपर्टी है। तो अब तुम्हें इसमें से देखना है किसका रेजिस्टेंस हाई है। अब वो कैसे देखोगे, बाय द हेल्प ऑफ स्लोप ऑफ दिस ग्राफ। इस ग्राफ का स्लोप निकालो, तो इस ग्राफ का स्लोप आएगा, ये हो जाएगा डेल्टा वी और ये हो जाएगा डेल्टा आई। ठीक, और स्लोप निकालोगे tan थीटा, tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई, तो विच इज आर। तो स्लोप ऑफ ग्राफ क्या दे रहा है, रेजिस्टेंस। पहले तो ये समझ लो, वी आई ग्राफ का स्लोप क्या दे रहा है, रेजिस्टेंस। तो अब देखो इनमें से किसका स्लोप ज्यादा है, ऑब्वियसली ग्राफ पी का स्लोप ज्यादा है। कैसे का, देखो स्लोप कैसे पता लगाते हो, एंगल देख लिया करो, जिसका एंगल कम उसका स्लोप कम, और जिसका एंगल ज्यादा, ठीक, उसका स्लोप भी ज्यादा। जितना एंगल बढ़ाते जाओगे, अब देखो ये एंगल बढ़ाया, ठीक, तो उसके अकॉर्डिंग स्लोप भी बढ़ता जाएगा। ठीक, क्योंकि tan थीटा जो होता है वो एंगल से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तुम एंगल बढ़ाओगे तो tan थीटा की वैल्यू भी बढ़ेगी, और tan थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो मतलब स्लोप की वैल्यू बढ़ेगी। तो देखो जिसका एंगल सबसे ज्यादा है उसका स्लोप सबसे ज्यादा है, तो इसमें सबसे बड़ा एंगल किसका है, P का, यानी इसका स्लोप भी सबसे ज्यादा है, इसका रेजिस्टेंस भी सबसे ज्यादा है। और क्योंकि इसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है, दैट इज व्हाई इट इज आइडियल फॉर मेकिंग एज अ फिलामेंट फॉर अ बल्ब। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। ठीक, तो द मटेरियल P विल बी यूज्ड फॉर मेकिंग अ फिलामेंट ऑफ द बल्ब। अगला क्या है, अकॉर्डिंग टू ओल्ड कन्वेंशन, रुक जाओ थोड़ा जूम इन करें। अकॉर्डिंग टू ओल्ड कन्वेंशन द कलर ऑफ अर्थ वायर इज ग्रीन। ठीक, अर्थ वायर का ओल्ड कन्वेंशन के अकॉर्डिंग कलर था ग्रीन। अब ये वाला आओ, current is flowing through a coil is shown in the figure. Which one of the given figures correctly depict the magnetic polarity in the direction of lines of force according to the, ठीक है, अब ये तुम्हें दिया है, एक लूप दिया है। ठीक, अब ये लूप देखो कौन से डायरेक्शन में चल रहा है, ये लूप कैसा है, ये लूप ऐसा चल रहा है। ठीक, अब ये कैसा डायरेक्शन है, अब तुम खुद बनाओ। अगर तुम अपने आगे एक लूप, ये सामने समझो इस लूप को, और ये ऐसे बना रहे हो, तो ये कौन सा डायरेक्शन चल रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है ना। क्लॉकवाइज में क्या होता है, तुम ये देखो, तुमने अगर ये पोलैरिटी वाली ये चीजें याद हैं, ठीक, ये ऐसे बनते थे ना, तो अब देखो क्लॉकवाइज में कौन सा पोलैरिटी डेवलप होती है, साउथ पोलैरिटी, एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कौन सी पोलैरिटी डेवलप होती है, नॉर्थ पोलैरिटी। तो यहां पे कौन सी पोलैरिटी डेवलप होनी चाहिए, साउथ। ठीक है, और साउथ पोलैरिटी का मतलब क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड है एंटर कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज एंटर्स द साउथ पोल एंड लीव्स फ्रॉम द नॉर्थ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड विल एंटर द साउथ पोल। ठीक, तो यानी ऑप्शन नंबर सी यहां पे करेक्ट आंसर है। ठीक, तो ऑप्शन सी यहां मार्क कर देंगे, साउथ पोलैरिटी यहां डेवलप हो रही और एंटर कर रही मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, साउथ पोलैरिटी पे बाहर नहीं जाती और नॉर्थ पोलैरिटी तो है ही नहीं। ठीक, क्योंकि नॉर्थ पोलैरिटी मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन, नॉर्थ पोलैरिटी मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, साउथ पोलैरिटी मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक, आगे देखो, हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी इज, हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन क्या होती है, हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी इज
एनर्जी नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक, ये हीट कैपेसिटी की डायरेक्ट डेफिनेशन पूछी है, देख लो। ठीक, आगे देखो, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट अ गिवन मास ऑफ सब्सटेंस एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट विदाउट एनी राइज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड द लेटेंट हीट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक, स्पेसिफिक लेटेंट हीट नहीं कहेंगे, बिकॉज स्पेसिफिक लेटेंट हीट इज फॉर पर ग्राम, पर ग्राम या पर 1 ग्राम ऑफ मास। ठीक है, तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट तो वो मास के लिए हो गया। ठीक, लेटेंट हीट ही बोलेंगे, द टोटल एनर्जी की बात हो रही है, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, अ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ 146 न्यूट्रॉन्स, 95 protons. It decays after emitting an alpha particle. How many protons and neutrons are left in the nucleus of an after alpha emission? Alpha decay क्या होता है? Alpha decay में अगर कोई एटम है जिसका मास नंबर A है, एटॉमिक नंबर Z है, एंड इट गोज अल्फा डिके, मतलब ये अल्फा पार्टिकल एमिट करता है, ये अल्फा पार्टिकल इसने एमिट किया। ठीक, अल्फा पार्टिकल क्या होता है? एक्चुअली इट्स अ हीलियम न्यूक्लियस। ठीक, हीलियम न्यूक्लियस का मतलब क्या है? एटॉमिक नंबर, मास नंबर 4 एंड एटॉमिक नंबर 2। तो इस ये जो पेरेंट न्यूक्लियस है, इसके मास नंबर में से 4 माइनस कर दो, एटॉमिक नंबर में से 2 माइनस कर दो, यानी जो डॉटर न्यूक्लियस बनेगा या बनेगी, ठीक है, तो जो डॉटर न्यूक्लियस होगा उसमें होगा A -4 एंड Z -2, मतलब एटॉमिक नंबर में से 2 हटा दिया और मास नंबर में से 4 हटा दिया। तो अब तुम देखो, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने कम हो जाने चाहिए? 95 -2। ठीक, 95 -2 मतलब 93। तो नंबर ऑफ न्यू प्रोटॉन्स तो 93 हो जाने चाहिए। तो देखो इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक, तो ये तो हटा दो, ऑप्शन बी और डी। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो 2 हट गए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी 2 हटते हैं, तभी तो ये -4 हो रहा है। तो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल का मतलब ही यही है। ठीक, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, तो 2 न्यूट्रॉन भी घटा दो, तो 146 में से 2 हटा दो, 146 -2 विच इज 144। तो 144 किस में? ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, तो अल्फा बीटा डिके तुम्हें आना चाहिए, थोड़ा बहुत बेसिक ये सब चीजें मालूम होनी चाहिए। अल्फा बीटा डिके की इक्वेशन क्या होती है, ये सब चीजें। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसी में ये भी मैंडेटरी है, पूरा करना है। ठीक, complete the following by choosing the correct answer from the bracket. A dash lever will always have a mechanical advantage greater than 1. So class 2 lever is always, a class 2 lever always has a mechanical advantage greater than 1. In a block and tackle system, the increase in weight of the movable block will decrease, does not affect या increase the efficiency of the pulley system. Obvious ही बात है, अगर block and tackle system है और हम वेट ऑफ मूवेबल ब्लॉक का वेट और बढ़ा दे रहे हैं, तो हमारी एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा डिक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ द पुली सिस्टम। इफ द मास एज वेल एज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज डबल्ड, देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज डबल्ड, बिकम्स 8 टाइम्स, बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये निकाल लो, काइनेटिक एनर्जी मान लेते हैं ये हाफ mv² है। अब हम कह रहे हैं कि मास भी डबल हो गया, वेलोसिटी भी डबल हो गई। इसका मतलब क्या हुआ? जो नई काइनेटिक एनर्जी आई k डैश, इसके लिए मास हो गया 2m, वेलोसिटी हो गया, ये भी डबल हो गई, 2m का सॉरी 2v का स्क्वायर, वेलोसिटी भी डबल हो गई। ठीक, तो इसको सॉल्व करो थोड़ा सा, ये हो जाएगा हाफ, 2 को एक साइड रखो। ठीक, हाफ mv² तो वही रहेगा, m भी रहेगा वही और v² भी वही रहेगा। एक ये 2 मल्टीप्लाई में है और 2 का स्क्वायर विच इज 4 मल्टीप्लाई में है, तो 4 2 जा 8, तो यहां आ जाएगा 8 इंटू हाफ mv², एंड हाफ mv² क्या था? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो नई काइनेटिक एनर्जी आई, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के कितने टाइम्स हो गई? ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के 8 टाइम्स इंक्रीज हो गई। तो यहां पे ऑप्शन होगा बिकम्स 8 टाइम्स। ठीक, आई होप ये समझ में आ रहा होगा, दिख रहा होगा, विजिबल होगा। ठीक, आगे देखो, यूनिट ऑफ पावर यूज्ड इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज व्हाट? हॉर्स पावर अर्क पर सेकेंड। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हॉर्स पावर इज द यूनिट विच इज यूज्ड फॉर पावर। ठीक, पावर के लिए कौन सी यूनिट है? हॉर्स पावर। और रिलेशन भी होता है 1 हॉर्स पावर इक्वल्स 746 वॉट्स।
ठीक है, एक बार इसको वेरीफाई कर लेना। टू कॉपर वायर्स कैन हैव द सेम डैश रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बट विल हैव द कैन हैव द डिफरेंट रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस बट विल हैव द सेम रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। अब देखो, रेजिस्टेंस कैन बी डिफरेंट ऑफ द वायर्स but the resistivity will always be same because resistivity is resistance per unit length and area of cross section। resistivity एक rate है, ठीक है, मतलब एक standard है, ठीक है। resistance अलग अलग हो सकता है अलग अलग वायर डिपेंडिंग अपॉन देयर लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बट resistivity does not depends upon length और area of cross section, ठीक, ये standard होता है, ठीक। मतलब ये resistivity डिपेंड करता है मटेरियल पे, अगर मटेरियल सेम है तो resistivity भी सेम रहेगा। तो फर्स्ट पार्ट में two copper wire can have the different resistance different हो सकता है but will have the same resistivity will be same if they both are copper wires, ठीक। draw a graph of potential energy versus height of body thrown vertically upwards। एक ग्राफ बनाओ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस हाइट ऑफ बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, अज्यूम नो फ्रिक्शन। तो इक्वेशन क्या होती है, द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड हाइट U इक्वल्स mgh। ये कैसी इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन है, और लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। लीनियर इक्वेशन का अगर ग्राफ बताऊं तो कैसा होता है, ऐसा होता है, ये अगर हाइट है x एक्सिस में और ये है पोटेंशियल एनर्जी y एक्सिस में, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, ऐसा स्ट्रेट लाइन। व्हेन द हाइट विल बी जीरो पोटेंशियल एनर्जी विल आल्सो बी जीरो। यहां फॉर्मूले से देख लो, हाइट अगर जीरो रखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो, हाइट इंक्रीज करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी विल आल्सो इंक्रीज इन द लीनियर फैशन, ठीक। तो लीनियर मैनर में इंक्रीज होगी, तो ये ग्राफ होगा इसका। क्वेश्चन 2 के सेकेंड पार्ट का, क्वेश्चन 2 के सेकेंड पार्ट का, ठीक। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट पे आते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं, वापस ज्यादा जूम कर लिया हमने। नेम द वेव्स यूज्ड फॉर एको डेप्थ एंड साउंडिंग। अल्ट्रासोनिक वेव्स, अल्ट्रासोनिक वेव्स आर यूज्ड फॉर एको डेप्थ एंड साउंडिंग, ठीक। गिव वन रीजन फॉर देयर यूज इन द अबव प्रोसेस। तो कोई भी एक रीजन मेंशन कर देना, बहुत सारे रीजन होंगे, ठीक है। तो रीजन ये मेंशन कर सकते हो, बिकॉज दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड, बिकॉज दे कैन ट्रैवल इन द longer distances, they can travel through the longer distances without any deflection। तो ये रीजन मेंशन कर सकते हो, ठीक। अल्ट्रासोनिक वेव्स कैन ट्रैवल थ्रू अ लॉन्गर डिस्टेंसेस, ठीक, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, ठीक। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर, ये भी मैंडेटरी पार्ट ही चल रहा है अभी ये तुम्हारा वही चल रहा है, ठीक। क्वेश्चन 3 है, रिफर टू द डायग्राम गिवन बिलो, अ लेंस विद 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस इज शोन। एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये μ1 और दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2, ठीक। मतलब ये दो अलग अलग मटेरियल है, ऊपर साइड पे अलग मटेरियल है, नीचे साइड पे अलग मटेरियल है। इफ द रेज आर कमिंग फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट मतलब इन्फिनिटी से आ रहा है, कोई रे ऐसे आ रही होगी, ठीक, ये ऐसे रेज आ रही हैं इन्फिनिटी से, और इन्फिनिटी से हमेशा पैरेलल रेज आती हैं, ठीक, ये इन्फिनिटी से आ रही। हाउ मेनी इमेजेस विल बी सीन, पहला सवाल है क्वेश्चन 3 के फर्स्ट का ए पार्ट में, पहला सवाल है हाउ मेनी इमेजेस विल बी सीन, कितनी इमेजेस मिलेंगी इसकी, 2 इमेजेस मिलेंगे। क्यों, क्योंकि ये वाला मटेरियल अलग है, ये वाला मटेरियल अलग है, तो इससे देखो, क्योंकि क्या होता है, इन्फिनिटी से जब भी रेज आती हैं तो वो कहां पे कन्वर्ट करती हैं, फोकस पे, ठीक। अब क्योंकि ये दोनों मटेरियल अलग हैं तो दोनों का फोकल पॉइंट भी अलग अलग होगा, तो इसका फोकल पॉइंट मान लेते हैं F1 है और इसका फोकल पॉइंट मान लेते हैं F2 है यहां पे कहीं, ठीक। तो यहां इस ऊपर वाले सेक्शन से जो देखो, अब इन्फिनिटी से आ रही तो मल्टीपल रेज आ रही होंगी ना, ऐसे बहुत सारी रेज आ रही होंगी। अब मैंने तो दो चार ही बनाई हैं, पर बहुत सारी रेज आ रही होंगी, तो कुछ रेज ऊपर वाले पोर्शन से पास होंगी, कुछ रेज नीचे वाले पोर्शन से पास होंगी। तो जो ऊपर वाले पोर्शन से पास हो रही हैं उनकी इमेज बनेगी यहां कहीं पे, ये इस फर्स्ट पॉइंट पे, और जो नीचे वाले पोर्शन से पास हो रही हैं इनकी इमेज बनेगी यहां कहीं पे, कुछ मान लेते हैं ऐसा कहीं बन रही है, ठीक है, यहां कहीं पे बन रही, समझो इसको। तो यहां पे कितनी इमेज बन रही है,
दो इमेजेस बनेंगी, क्योंकि हमारे पास दो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक। तो ऐसा तुम समझना है। तो कितनी इमेजेस मिलेंगी? 2। आंसर यही है। अब अगला पार्ट है, अ ग्लास लेंस ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट केप्ट इन फ्रंट ऑफ इट, आइडेंटिफाई द लेंस। ऐसा कौन सा लेंस है जो हमेशा एक वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनाए? हमेशा, ऑलवेज बात करिए तो कौन सा लेंस होता है? कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस की प्रॉपर्टी होती है, इट विल ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज। ये कभी तुम्हारी रियल अपराइट इमेज नहीं बनाता है, ठीक है। रियल इन्वर्टेड इमेज कभी नहीं बनाता, हमेशा वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाता है, ठीक। हमेशा वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? If a live wire makes an accidental contact with the metal case, which of the circuit A or B in the diagram illustrating an iron is considered safe for the user, assuming the fuse is present in live wire in both the circuit? Justify the answer। ठीक है, अब ये दो केस बनाए हैं, केस 1 केस 2। अब इसमें भी ये लाइव वायर है, ठीक, ये मेटल केस है, और इसमें भी ये लाइव वायर है, मेटल केस। अब कह रहे हैं कि दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है, ये जो लाइव वायर है ये इस मेटल केस से टच हो जा रही है। सेम यहां पे भी ये जो लाइव वायर है ये मेटल केस से टच हो जा रही है। अब तुम देखो ये यूजर है, ये इस मेटल केस को छू रहा है, इस आयन को छू रहा है, इलेक्ट्रिक आयन है, तो इसको ये मेटल केस को ये छू रहा है, ठीक। तो अब पूछ रहा है कौन सा केस, ए या बी, कौन सा केस इस यूजर के लिए सेफ होगा, ठीक। ये जो यूजर है, ये इसका यूजर है, ये कौन से केस में बच जाएगा? अब तुम इसमें गौर करो, यहां पे जो अर्थिंग हुई है ये न्यूट्रल वायर पे हुई है। ये जो अर्थिंग है इसे न्यूट्रल वायर से कनेक्ट करके, देखो ये लाइव वायर है, ये न्यूट्रल वायर है, अर्थिंग हमारी न्यूट्रल वायर से हुई है यहां पे इस केस बी में। केस ए में क्या है, ये जो अर्थिंग है ये कनेक्ट करी गई है मेटल केस से, ठीक। तो अर्थिंग हमेशा मेटल केस या जो बॉडी होती है हमारी अप्लायंस की उससे कनेक्ट करी जाती है, ना कि किसी वायर से। तो अगर ये वाला केस बी देखोगे तो इसमें यूजर को करंट लग जाएगा, क्योंकि यहां पे अर्थिंग न्यूट्रल वायर से कनेक्ट है और यूजर हमारा मेटल केस छू रहा है। क्योंकि क्या होता है ना, अर्थिंग का मतलब क्या है कि जो करंट है लाइव वायर से आया वो इस मेटल केस में फ्लो करने लगा, ठीक। क्योंकि ये मेटल केस से टच हो गई, ये लाइव वायर इस मेटल केस से टच हो गई, तो अब ये करंट जो लाइव वायर में चल रहा था वो इस मेटल केस में भी चल रहा है। अब अगर यूजर डायरेक्ट मेटल केस को छुएगा तो वो करंट इस यूजर से भी फ्लो कर जाएगा और उसे शॉक लग जाएगा, इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा। अर्थिंग का कॉन्सेप्ट ही यही है कि हमारा करंट आया लाइव वायर से, इसने मेटल केस को छुआ तो करंट मेटल केस में आया, पर यूजर के छूने से पहले, मतलब यूजर के अंदर फ्लो हो जाए करंट, यूजर के करंट फ्लो होने से पहले ही ये सारा करंट अर्थ में चला गया। क्यों? क्योंकि अर्थिंग हमारी मेटल से हो रखी थी। तो ये सर्किट इस अर्थिंग के थ्रू कंप्लीट हो गया और यूजर सेफ हो गया, यूजर को करंट नहीं लगा, ठीक, यूजर को इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगा, ठीक। तो ये वाला है। तो यहां पे ये जस्टिफिकेशन है, ये इतना एक्सप्लेनेशन मैंने इसलिए दिया था कि तुम यहां पे लिखा है जस्टिफाई योर आंसर। तो कौन सा सर्किट सेफ होगा? सर्किट ए विल बी सेफ, एंड व्हाई? बिकॉज ऑल द करंट विल फ्लो टू द अर्थ, ठीक। अर्थिंग इज डन प्रॉपरली इन द केस 1 एंड अर्थिंग इज नॉट डन प्रॉपरली इन केस बी, बिकॉज केस बी में यूजर को करंट लग जाएगा एंड इन केस ए द यूजर विल बी सेव्ड because the earthing is done right and it is connected to the metal case rather than to the any of the wire, ठीक है। तो इतना एक्सप्लेनेशन मेरे ख्याल से बहुत है लिखने के लिए। आगे देखो, a transformer is used to change a high alternating EMF to a low alternating EMF of the same frequency. Identify the type of transformer used to for the above process. तो ये होता है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, ठीक। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर एक हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में अगर जाना है तो हम एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं। स्टेप डाउन, ऊपर से नीचे जा रहे हैं। स्टेट वेदर द टर्न रेशियो इन द अबव ट्रांसफॉर्मर इज ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1 और लेस देन 1। तो इट विल बी लेस देन 1। द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी अपॉन प्राइमरी, ये होता है टर्न रेशियो। तो ये लेस देन 1 होता है इन केस ऑफ अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप वाले में रिवर्स हो जाएगा, ठीक। अब ये पार्ट है पार्ट 4। अ सॉलिड ऑफ मास 60 ग्राम
at 100 degree Celsius is placed in 150 gram of water at 20 degree Celsius. ठीक है, final steady temperature is 25 degree Celsius. Calculate the heat capacity of solid and specific heat capacity of water is 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन. ठीक है, तो अब ये हीट का क्वेश्चन है, तो कैसे होगा. यहाँ पे सॉलिड का मास कितना है, सॉलिड का मास ले लेते हैं m1 विच इज 60 ग्राम, और सॉलिड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ले रहे हैं C1 जो कि हमें दी नहीं है. ठीक, सॉलिड का टेम्परेचर ले ले रहे हैं, कितना दिया है 100 डिग्री सेल्सियस. ठीक, और जो इक्विलिब्रियम वाला टेम्परेचर है, जो स्टेडी टेम्परेचर है, जो मतलब ये टेम्परेचर डिक्रीज होके आ गया, कितना आ गया 25 डिग्री सेल्सियस. ठीक, यही है पहला केस. ठीक, अब वाटर कितने पे है, वाटर का मास कितना है m2 ले ले रहे हैं, वाटर का मास इज 150 ग्राम. वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन. अब देखो ये मास ग्राम में दिया हुआ है तो हम इसको ग्राम में रखेंगे, जूल पर ग्राम ही लेंगे. ठीक, तो ये हो जाएगा 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन. अब हमें मास को ग्राम से किलोग्राम करने की जरूरत नहीं है, दोनों चीजें ग्राम में ही है, कोई दिक्कत नहीं. ठीक, और इसका इनिशियल टेम्परेचर क्या है 20 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर ले लेना T2 20 डिग्री सेल्सियस, और फाइनल टेम्परेचर इसके लिए भी कितना आएगा 25, क्योंकि दोनों ये टेम्परेचर दोनों में कॉमन होता है. अब देखो यहां से क्या समझ में आ रहा है, कौन सा टेम्परेचर, कौन सी बॉडी हॉट है, ये वाली फर्स्ट वाली. ठीक, ये सॉलिड बॉडी, और कौन सी बॉडी कोल्ड है वाटर वाली. तो हीट कहां से कहां ट्रांसफर होगी, फ्रॉम हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी, यानी हीट एनर्जी विल बी लॉस्ट बाय द सॉलिड एंड इट विल बी गेन्ड बाय द वाटर. ठीक, तो यहां पे हीट कंजर्वेशन लगाओगे तो m1 c1 डेल्टा टी, और यहां पे देखो डेल्टा टी क्या आएगा, डेल्टा टी आएगा T1 माइनस टी विच इज 100 माइनस 25 विच इज 75 डिग्री सेल्सियस. सेल्सियस में आ जाए कोई दिक्कत नहीं, सेल्सियस और केल्विन का डेल्टा टी सेम होता है. ठीक, यहां पे भी डेल्टा टी निकालोगे. ठीक, यहां पे दोनों को केल्विन में करने की जरूरत नहीं है, सेल्सियस में भी तुम डेल्टा टी निकालोगे तो सेल्सियस की स्केल और केल्विन की स्केल में चेंज इन टेम्परेचर इक्विवेलेंट होता है. ठीक, तो ये हो जाएगा T माइनस T2 विच इज 25 माइनस 20 विच इज 5 डिग्री सेल्सियस, कोई दिक्कत नहीं. ठीक, सेल्सियस में ही रहने दो, ये वैल्यू एज इट इज यूज कर लेना, क्योंकि चेंज अगर तुम केल्विन में भी निकालोगे तो भी 5 आएगा, चेंज अगर तुम सेल्सियस में भी निकाल लो तो भी 5 आएगा. ये डेल्टा वाली वैल्यू दोनों में सेम आती है. तो m1 c1 डेल्टा टी इक्वल्स m2 c2 डेल्टा टी. ठीक, दोनों का डेल्टा टी अलग अलग है. ठीक, तो यहां पे हमें पूछा क्या है, हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड. हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है m इंटू सी, मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. ये होता है हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला. ठीक, हीट कैपेसिटी को डिनोट करते हैं कैपिटल सी से. ठीक, तो अब हमें हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड चाहिए, तो यानी m1 c1 ऑफ सॉलिड, दिस इज द हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड. इसको कैपिटल सी ले रहा हूं, कैपिटल सी इंटू डेल्टा टी इक्वल्स m2 c2 डेल्टा टी. अब सारी वैल्यूज रख दो, सारी वैल्यूज रख दोगे तो क्या आएगा, c इक्वल्स डेल्टा टी को नीचे ले जाएंगे, m2 क्या है 150, c2 क्या है 4.2, और इसका डेल्टा टी क्या है 20 डिग्री, सॉरी 5. ठीक, अपॉन ये डेल्टा टी क्या है, ये डेल्टा टी है 75. ठीक, अब सॉल्व कर लो, ये 5 15 टाइम्स, 15 10 टाइम्स, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कितना आएगा 4.2 इंटू 10 विच इज 42 जूल, 42 जूल पर केल्विन. ठीक, दिस इज द हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड, तो आंसर होगा 42. और कोई पार्ट तो नहीं था इसका, हाँ बस यही था. देखो 2 मार्क में इतना सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, ये सारे फॉर्मूले वगैरह ये सब लिखने पड़ेंगे. ठीक, आगे देखो, नेम द प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर. एसी जनरेटर का प्रिंसिपल, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ठीक है, वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डिफाइन कर देना. ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है चाहो तो डिफाइन कर देना, हालांकि इतना भी लिख दोगे तो चल जाएगा.
हालांकि एक्चुअल आंसर कुछ और होता है, मतलब इसका डिटेल्ड आंसर होता है म्यूचुअल इंडक्शन। पर अभी तुम 10th में हो तो तुम अगर सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। ठीक, फिर स्टेट वन ऑफ इट्स यूज, एसी जनरेटर का एक यूज लिख देना कि इट इज यूज टू सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी इन द टाइम ऑफ शॉर्टेज। ठीक है, जब इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तब हम एसी जनरेटर का तो यूज करते हैं। ठीक, एज अ इलेक्ट्रिसिटी बैकअप, एज अ इलेक्ट्रिसिटी रिजर्व की तरह काम करता है। ठीक, तो ये यूज कर सकते हो। Name the radiations that are emitted during decay of a nucleus and which has highest penetrating power। ऐसा कौन सा रेडिएशन है जिसका penetrating power is highest? तो गामा रेडिएशन। ठीक, गामा रेज। Does the emission of above mentioned ray result in a change in mass number? क्या गामा रेज जब एमिट होती हैं तो क्या न्यूक्लियस जो पेरेंट न्यूक्लियस है उसके स्ट्रक्चर में कोई चेंज आता है? कोई चेंज नहीं आता, उसका कोई भी मास नंबर, एटॉमिक नंबर कुछ चेंज नहीं होता है। ठीक, तो देयर इज नो चेंज। आगे देखो क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन क्या है, ग्राफ वाला कुछ क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। पहले इस ग्राफ को समझ लेते हैं क्या है। अ ग्राफ ए इलस्ट्रेट्स द कोरिलेशन बिटवीन the number of protons in the x axis and number of neutrons in the y axis। ठीक है, तो number of protons x axis पे दिए, number of neutrons y axis पे दिए। ठीक, for elements a b c d e। ठीक है, ये different elements है, ये element a है, ये b है, ये c है, ये d है और ये e है। ठीक, these elements are denoted with letters rather than their conventional symbol when the अब देखो, ठीक है, ये एक ए बी सी डी से डिनोट किए rather than उनके सिंबल्स को यूज नहीं किया गया। ठीक है, when the element C depicted in the graph undergoes a radioactive decay, it releases radioactive rays। When these rays are directed into the plane of paper in the presence of magnetic field as indicated by the figure B, ये they experience a deflection causing them to move upwards। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, ये जो एलिमेंट सी है ये किसी रेडियो एक्टिव डिके से जाता है, इसमें कुछ रेडियो एक्टिव डिके हो रहा है। ठीक है, अब रेडियो एक्टिव डिके 3 टाइप का हो सकता है, अल्फा डिके, बीटा डिके या गामा डिके। ठीक, अल्फा, बीटा या गामा, इन तीनों में से कोई एक इमिशन हो सकता है। अब गामा तो नहीं होगा बिकॉज गामा इमिशन इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ, मतलब अल्फा बीटा डिके इमिशन इज फॉलोड बाय अ गामा इमिशन। ठीक है, गामा इमिशन स्टैंड अलोन नहीं होता है। ठीक है, तो इट इज प्रायर, इट इज आफ्टर मैथ ऑफ अल्फा डिके और बीटा डिके। ठीक, तो अल्फा डिके या बीटा डिके होगा, उसके बाद ही गामा डिके होता है। ठीक, तो गामा डिके अपने आप से नहीं होगा, तो इन दोनों का इनमें से कोई एक होगा, अल्फा या बीटा डिके में से कोई एक होगा। और दूसरी बात ये चीज पता लगाने के लिए यहां देखो बोला है when the emitted ray is directed into plane of paper in the presence of magnetic field, ठीक, इट इज डिफ्लेक्टेड। ठीक है, तो ये जो तुम्हारी ये, ठीक है, कॉजिंग देम टू मूव अपवर्ड्स, ये जो तुम्हारी रे है ये डिफ्लेक्ट हो रही है। तो गामा रेज आर अनअफेक्टेड बाय एनी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, तो गामा रेज तो अफेक्ट नहीं हो रही। ठीक, मतलब गामा रेज तुम्हारी अट्रैक्ट या रिपेल नहीं होती ना, तो गामा रेज अनडेविएटेड चली जाती हैं। ये हो रही है तो मतलब अल्फा या बीटा डिके है, इतना समझो। ठीक, अब क्या है वो तुम्हें पता लगाना पड़ेगा। पहले तो एलिमेंट सी देखो कहां पे है, एलिमेंट सी ये है। अब ये है क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ये 90 है, 91, 92, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसके कितने हैं 92, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं 145, 146, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं 146। तो ऐसा एलिमेंट जिसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 92 हैं, ठीक, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 92 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं 146, इन दोनों को ऐड करो कितना हो जाएगा, ऐड करोगे तो हो जाएगा 8, 3, 238, एम आई राइट, यस, ठीक। तो 238, तो मास नंबर हो गया 238, एटॉमिक नंबर हो गया 92। ये कोई एक एलिमेंट है, सी मतलब कार्बन नहीं है, कोई एक एलिमेंट है, ठीक। अब क्या हो रहा है, ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं और क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है, नेम द रेडियो एक्टिव रेडिएशंस एमिटेड बाय द एलिमेंट सी, ठीक है।
अब तुम्हें पहले रेडियो एक्टिव एलिमेंट ये पता लगाना है ये क्या है, ये अल्फा है, बीटा है, क्या है। तो अब कैसे पता लगाओगे? इसमें बोला है अगर अल्फा जो एमिटेड रेडिएशन है इट इज डायरेक्टेड इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है, ये प्लेन ऑफ पेपर में अंदर डायरेक्ट करे गए हैं, मतलब इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर यानी अंदर की तरफ जा रहे हैं, और ये मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये लगा हुआ है, और जैसे ही अंदर जा रहे हैं तो ये ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ठीक, तो फोर्स लग रहा है ऊपर की ओर। तो अब तुम खुद देखो, अब तुम्हें निकालना है इसका डायरेक्शन, ये मतलब ये क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, अल्फा है या बीटा है, क्योंकि अल्फा होगा तो ये पॉजिटिव चार्ज रे होगा और बीटा होगा तो ये नेगेटिव चार्ज रे होगी, ठीक। तो अभी हम मान के चल रहे हैं इट इज अ पॉजिटिव रे, ये अल्फा मान के चल रहे हैं, सपोज कर लेते हैं कि अल्फा है, अल्फा है तो इसका लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से इसका डायरेक्शन निकालो, अगर अल्फा पार्टिकल है तो किस तरफ डिफ्लेक्ट होगा, ठीक, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से हम डायरेक्शन निकालते हैं चार्ज पार्टिकल का कि किस डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट होता है। तो अगर इसको मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी ऐसे चल रही है, नॉर्थ टू साउथ चलती है मैग्नेटिक फील्ड, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है इस तरफ, ठीक, और राइट जो सेकंड फिंगर है ये डिनोट करता है डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अगर अल्फा मान के चल रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज यानी अंदर की ओर चल रहा, ठीक, इसको अंदर की ओर मान के चलो। तो देखो जो थंब डिनोट करता है ये डिनोट करता है डिफ्लेक्शन या डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर ये अल्फा पार्टिकल होता तो ये नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट होता, इट वुड हैव बीन डिफ्लेक्टेड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, बट इट इज डिफ्लेक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब ये पॉजिटिव पार्टिकल नहीं है, इसका मतलब ये नेगेटिव पार्टिकल है यानी बीटा है। और बीटा का अगर तुम बीटा समझना भी है कैसे, तो बीटा अगर अंदर की ओर जा रहा तो इसका साइन हम ऑपोजिट लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इधर, बीटा क्योंकि अंदर की ओर जा रहा तो हम मिडिल फिंगर को करेंगे आगे की ओर, क्योंकि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में ये लॉजिक है कि राइट जो सेकंड फिंगर है डिनोट द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, एंड क्योंकि बीटा इज अ नेगेटिव चार्ज तो इसका डायरेक्शन ऑपोजिट लेते हैं जो उसका एक्चुअल डायरेक्शन है। तो अब देखो थंब किस तरफ डिनोट कर रहा है, अपवर्ड्स, यानी डिफ्लेक्शन इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, यानी ये बीटा पार्टिकल है। तो पहले तो रेडियो एक्टिव रेडिएशन, कौन सी रेडिएशन है, बीटा रेस, ठीक है। आइडेंटिफाई द डॉटर एलिमेंट फ्रॉम द ग्राफ। अगर पेरेंट एलिमेंट तुम्हारा ये है, इफ दिस इज द पेरेंट एलिमेंट C92 एंड 238, तो डॉटर एलिमेंट क्या होता है, बीटा डिके में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, ठीक, और जो भी डॉटर एलिमेंट होता है, डॉटर एलिमेंट मान लेते हैं X है, तो उसका मास नंबर में एक ऐड हो जाता है, मास नंबर ऐड हो जाएगा 93 हो जाएगा, ठीक, और एटॉमिक नंबर वही रहेगा 238, ठीक, तो मास नंबर ऐड हो जाएगा। तो इसमें देखो 93 एटॉमिक नंबर किसका है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वही रहेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ जाएंगे, ठीक, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वही रहेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 146 ही रहेंगे, सॉरी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एक घट जाएंगे क्योंकि मास नंबर वही है। तो ऐसा कुछ एलिमेंट होता है, मतलब बीटा डिके में होता यही है कि एक प्रोटॉन बढ़ जाता है और एक न्यूट्रॉन घट जाता है, ठीक। तो अब ये देखो ये किसका है, यहाँ पे ग्राफ में देखो 93 किसका है, 93 इसका है डी और ई, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 145 किसका है, ई। तो यहाँ पे जो कौन सा एलिमेंट है, डॉटर न्यूक्लियस ई है, ठीक। थोड़ा अल्फा बीटा डिके थोड़ा सा आना चाहिए, थोड़ा सा इसकी इक्वेशंस मालूम होनी चाहिए, तभी ये चीज ये क्वेश्चन कर पाओगे। नेम द लॉ यूज्ड टू आइडेंटिफाई द रेडियो एक्टिव रेडिएशंस एमिटेड बाय द एलिमेंट। अब देखो फर्स्ट पार्ट में हमने जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट ये एमिट हुआ, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा लॉ यूज किया, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यहां लिख दोगे, ठीक, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक, लेफ्ट हैंड रूल यूज किया है, राइट हैंड रूल नहीं है। लेफ्ट हैंड रूल होता है फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए, तो फोर्स का डायरेक्शन निकाल लेते हैं अपवर्ड या डाउनवर्ड, ठीक। तो ये आंसर है। आगे देखो, अगला पेज देखो। अब आ जाते हैं सेक्शन बी पे। तो देखो अराउंड 1 घंटा हो गया और सेक्शन ए कंप्लीट हो गया, तो वही कह रहा हूं सेक्शन ए कंप्लीट करने के लिए 1 घंटा इनफ है। अब देखो मैं एक्सप्लेन करते करते चल रहा हूं, तो उस हिसाब से मुझे थोड़ा उस हिसाब से टाइम लग रहा है। तुम को सिर्फ सॉल्व करना है, तुम्हें किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है वहां पे, तुम्हें सिर्फ बस पेपर पे लिखना है, ठीक। लिखने में जो टाइम थोड़ा जाएगा, बाकी अराउंड ये 1 आवर में कंप्लीट हो सकता है। और तुम्हारे पास टोटल टाइम कितना होता है, तुम्हारे पास टोटल टाइम शायद 2 घंटा होता है, क्योंकि अभी मैं 12th पढ़ा रहा था तो मेरे दिमाग में 3 घंटा चल रहा था। देख लूँ एक बार,
टोटल टाइम कितना है तुम्हारे पास? 2 घंटा है, ठीक है। तो कोशिश करना, अभी देखो 50 मिनट्स हुए हैं, तो तुम कोशिश करना ये 40 मिनट्स में सेक्शन ए कंप्लीट हो जाए, 40 मिनट से ज्यादा ना लगे, ठीक। 40 मिनट से ज्यादा तो लगना ही नहीं चाहिए, 40 मिनट भी मैंने बता दिया, पर हाँ क्योंकि मैं एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूँ साथ साथ, तो इसलिए मेरा टाइम लगना ऑब्वियस है, पर तुम्हें ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए, 40 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, ठीक। चलो सेक्शन बी करते हैं। सेक्शन बी देखो पूरा 10 मार्क का है, ठीक। और ये पहला वाला जो सेक्शन है, क्वेश्चन नंबर, इसमें तुम एनी 4 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक। तुम्हारे पास यहाँ पे शायद 5 या 6 क्वेश्चंस होंगे, 4 5 6 7 8 9 6 क्वेश्चन होते हैं तुम्हारे पास, 6 में से कोई 4 करने होते हैं, तुम्हारे पास 2 छोड़ने के ऑप्शन है, ठीक। अब ये देखो ये पूरा देखो ऑप्टिक्स से आया है, पूरा तुम्हारा ऑप्टिक्स से है। तो ऑप्टिक्स अगर तुमने अच्छे से कर ली, ऑप्टिक्स मतलब वही लाइट, ऑप्टिक्स बोल रहा हूँ, लाइट, पूरा लाइट वाले चैप्टर से है। अगर लाइट वाला चैप्टर तुमने अच्छे से कर लिया तो तुम 10 मार्क तो ऐसे ही सेक्शन बी में स्कोर कर सकते हो। लाइक 10 मार्क तो कंफर्म है कि 10 मार्क का तो पूछा ही जाएगा, पूरा एक सेक्शन, पूरा एक क्वेश्चन 10 मार्क का, ठीक। और एक नहीं, मोस्टली 2 पूछे जाते हैं, ठीक है। एक उससे भी पूछा जाता है। मैंने, अगर तुम्हें और इनसाइट चाहिए पेपर कैसा आता है, किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, तो तुम्हें लिंक मिल जाएगी यहीं इसी चैनल पे, यूट्यूब पे लिंक मिल जाएगी। वीडियो का नाम होगा अर्जुन सर गए जेल पेपर लीक करा के, ठीक है। वो देख लो तुम कि मतलब कि मैंने 10th के पेपर का पूरा डाइसेक्शन किया है कि कौन सा सेक्शन में कितने मार्क का आता है, कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का पूछा जाता है, कितना वेटेज है, सारी चीजें डिस्कस करी, तो वो जाके चेकआउट कर सकते हो। इसको देखते हैं, क्वेश्चन 4। The diagram shows a fish in the tank and its image is seen in the surface of water. अब ये फिश टैंक है, आई होप तुम्हें क्लियरली विजिबल है कि नहीं। ब्लैक एंड व्हाइट एक तो बना के देते हैं, कलर पिक्चर भी नहीं देते, है ना, इतने गरीब है बेचारे, कलर पिक्चर दे तो कम से कम समझ में आए, ब्लैक एंड व्हाइट दे रखा है। पर हाँ देखो ये एक फिश टैंक है, फिश टैंक के अंदर है ये मछली है, और ये फिश टैंक का ये ऊपर पानी का सरफेस है, और उस सरफेस पे इस फिश का रिफ्लेक्शन दिख रहा है, ठीक। तो ये हम बाहर से नहीं देख रहे हैं, हम ये फिश टैंक के अंदर से देख रहे हैं। ये मत सोचना कि फिश टैंक के अंदर घुस के देख रहे हैं, नहीं, ठीक। मतलब हम फिश टैंक से देख रहे हैं और ऊपर के सरफेस की ओर देख रहे हैं, ठीक। समझ लो ऐसा फिश टैंक रखा है, ठीक। ये पानी भरा हुआ है यहाँ पे, ठीक। ये पानी मतलब इसको 3D में बनाओ तो ऐसा बना हुआ है, ठीक। ये फिश टैंक है, ये फिश टैंक है, ठीक। ये यहां पे ये पानी भरा हुआ है और यहां पे अंदर यहां पे फिश है, ठीक। तो फिश की ये रिफ्लेक्शन इस सरफेस पे बन रही है। अब तुम यहां से देख रहे हो, तुम यहां ऐसे बैठे हो, तुम यहां से देख रहे हो, ठीक। इस फिश को देख रहे हो, इस फिश की इमेज यहां पे बन रही है इस सरफेस पे, तो तुम डेंसर मीडियम से देख रहे हो, यू आर वॉचिंग फ्रॉम अ डेंसर मीडियम। तो यहां पे ये हो क्या रहा है, तुम्हें इस फिश की एक रिफ्लेक्शन मिल रही। तो अगर आप डेंसर मीडियम से देखते हो और तब आपको एक रिफ्लेक्शन दिखती है, तो रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ डेंसर मीडियम, तो ये होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन ही यही होती है, ठीक। द ऑब्जेक्ट इज व्यूड फ्रॉम अ डेंसर मीडियम और द रेज आर ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, ठीक। व्हेन द रेज आर ट्रैवलिंग इन अ डेंसर मीडियम and the angle of incidence is greater than the critical angle, then that phenomena is called total internal reflection. Total internal reflection में क्या होता है, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस बन गया तो वो रिफ्लेक्शन होती है। तो इसीलिए तुम्हें ये फिश की इमेज इस सरफेस पे दिख रही होती है, क्योंकि यहां पे इमेज रिफ्लेक्ट हो रही होती है, ठीक। तो यहां पे नेम द फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस इमेज। ये इमेज क्यों दिख रही है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक। पूरा लिखना, मैंने TIR लिखा है सिर्फ। अगला क्वेश्चन देखो, अ डबल कॉन्वेक्स लेंस विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 inside two liquid of refractive indices μ2 and μ3 are shown in the diagrams below, ठीक है। एक ये लेंस है, ठीक, ये रखा है हमारा एक लिक्विड 1 में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ3 है, और यही लेंस को हमने रखा है एक दूसरे लिक्विड में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, ठीक है। The refractive indices are such that μ2 is greater than μ1 and μ1 is greater than μ3, ठीक है। आई गेस ये विजिबल है ना। μ2 is greater than μ1 and μ1 is greater than μ3, ठीक। अब ये तो गिवन इंफॉर्मेशन है। अब क्वेश्चन क्या है,
हाउ वुड अ पैरेलल इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द लेंस इन ईच ऑफ द केसेस शोन बिलो, शोन अबव। अगर मैं एक पैरेलल लाइट यहां पे स्ट्राइक कराऊं और एक पैरेलल लाइट यहां पे स्ट्राइक कराऊं, ठीक, तो इस ये लेंस से कैसे बाहर आएंगी दोनों केसेस में। अब कैसे बाहर आएंगी तो मैं बता दूं, इस केस में, केस फिगर ए में तुम्हारी कन्वर्ज होंगी, ठीक, और फिगर बी में डाइवर्ज होंगी, ठीक। तो फिगर ए में कन्वर्ज होंगी, क्यों होंगी बता रहा हूं, और फिगर बी में डाइवर्ज होंगी, ठीक। तो ये प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी क्या होती है, व्हेन द लेंस इज इमर्स्ड इन लिक्विड। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारा, 12th में भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इवन 10th में भी थोड़ा बहुत है, कि अगर एक लेंस है, इसको हमने किसी लिक्विड में रखा है, ठीक, ये एक लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं ग्लास है, तो उसका मतलब ये ग्लास का है और इसको हमने किसी लिक्विड के अंदर रखा है, इसको हमने किसी लिक्विड के अंदर रखा है, ठीक। तो इसका अगर इसमें 3 केस बनते हैं। पहला केस बनता है कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस ग्लास का, इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड है, पहला केस। दूसरा केस हो सकता है कि इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम हो। तीसरा केस हो सकता है इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर हो। 3 केस हो सकते हैं, ठीक। पहला केस अगर है लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन लिक्विड है, तब तो लेंस का नेचर सेम रहेगा, लेंस का जो नेचर है ये सेम रहेगा, ठीक, और ये नेचर सेम रहेगा, ठीक है। अगर उल्टा हो गया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे कम है, ठीक, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड से कम हो गया, यानी लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड से कम है, तो जो नेचर ऑफ लेंस है वो रिवर्स हो जाएगा। नेचर क्या होगा, रिवर्स। रिवर्स का मतलब क्या है, अगर हमने कॉन्वेक्स लेंस ले रखा है तो वो कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करने लगेगा। मतलब क्या है, अगर कन्वर्जिंग लेंस ले रखा है तो वो डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करने लगेगा, और डाइवर्जिंग लेंस ले रखा है तो वो कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करने लगेगा, यानी नेचर रिवर्स हो जाता है, अदला बदली हो जाती है। और अगर ऐसा है तो फोकल लेंथ इंफिनिटी हो जाती है और लेंस विल नीदर कन्वर्ज नॉर डाइवर्ज, ठीक है। लेंस ना ही कन्वर्ज करेगा ना ही डाइवर्ज करेगा। लेंस विल बिहेव एज अ ग्लास स्लैब, एक ग्लास स्लैब की तरह बिहेव करेगा, ठीक, एक ग्लास स्लैब की तरह बिहेव करेगा। तो ये हो जाएगा। तो यहां पे फिगर ए में, यानी यहां पे देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ3 है, तो देखो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, तो μ1 इज ग्रेटर देन μ3, ठीक। तो यानी फर्स्ट केस में, जो फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस में ये कैसा है, इसका नेचर सेम रहेगा, इसका नेचर कन्वर्जिंग था तो कन्वर्जिंग ही रहेगा। तो फर्स्ट केस मतलब ये वाला केस है, ये केस 1 है, ठीक। सेकेंड केस में क्या है, μ2 और μ1 इज लेस देन μ2, देखो यहां पे दिया हुआ है μ2 इज ग्रेटर देन μ1, मतलब सेकेंड केस में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है, तो यहां पे नेचर रिवर्स हो जाएगा, ठीक। तो इसलिए यहां देखो ये कन्वर्जिंग लेंस है पर कैसा बिहेव करेगा, डाइवर्जिंग लेंस की तरह, ये डाइवर्ज करेगा, ठीक। तो अब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आगे देखो अगला पार्ट, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33 एट सर्टेन टेम्परेचर, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ वाटर इज इंक्रीज बाय 40 डिग्री द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर चेंजेस टू, ठीक है। इसका क्या होगा देख लो। तो देखो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33 एट सर्टेन टेम्परेचर व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज, हाँ, अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो इनवर्स होता है टेम्परेचर से। टेम्परेचर अगर तुम बढ़ाओगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, टेम्परेचर घटाओगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा। तो यहां पे हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो ये था ये डिक्रीज हो जाएगा, यानी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या हो जाएगा, एक्स विल बी लेस देन 1.33, ठीक। तो ये जो वैल्यू होगी ये डिक्रीज हो जाएगी, जो वैल्यू आएगी डिक्रीज हो जाएगी। ऑप्शन यहाँ पे ये वाला करेक्ट है। स्टेट 2 डिफरेंसेस बिटवीन नॉर्मल रिफ्लेक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो डिफरेंसेस लिख सकते हो नॉर्मल रिफ्लेक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में। नॉर्मल रिफ्लेक्शन में
हम ये नेसेसरी नहीं है कि हम डेंसर मीडियम से ही देखें, कोई भी मीडियम से देख सकते हैं, बट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में इट इज मैंडेटरी कि लाइट शुड बी ट्रैवलिंग फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम। ठीक, नॉर्मल रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ भी हो सकता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। तीसरा डिफरेंस, हाँ, नॉर्मल रिफ्लेक्शन में सम ऑफ द लाइट रे इज रिफ्रैक्टेड ऑल्सो। नॉर्मल रिफ्लेक्शन में क्या होता है, रिफ्लेक्शन भी हो रहा होता है और रिफ्रैक्शन भी हो रहा होता है नॉर्मल रिफ्लेक्शन में, मतलब light is partially reflected and partially refracted, while in the case of total internal reflection light is fully reflected, ठीक, reflected in the same medium and no refraction नहीं होता है, ठीक, तो refraction नहीं हो रहा होता है, केवल reflection ही हो रहा होता है। ठीक, अगला पार्ट देखो, अभी क्वेश्चन 4 ही चल रहा है। क्वेश्चन 4 है यहां पे, A mix of red, blue, green is passed through a convex lens as shown in the diagram below. State whether the ray passes through a single point or through different points on the principal axis after refraction. तो ये जो लाइट है ये तीन डिफरेंट कलर का मिक्स है। ठीक, इसमें क्या है, रेड भी है, ब्लू भी है, ग्रीन भी है। तो जब ये लेंस से पास होगा तो ये अपने डिफरेंट कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डिस्पर्स हो जाएगा। ठीक, मतलब रेड लाइट अलग डिस्पर्स होगी, ब्लू लाइट अलग होगी, ग्रीन लाइट अलग होगी, तो ये तीनों अलग अलग पॉइंट से पास होंगे। आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, रेड लाइट अलग पॉइंट से पास होगी, ब्लू लाइट अलग पॉइंट से पास होगी और ग्रीन लाइट अलग पॉइंट से पास होगी। ठीक है, तो तीनों की इमेज अलग अलग बनेगी। ठीक, तो यहां पे क्या पूछ रहे हैं, स्टेट वेदर द रे पासेस थ्रू अ सिंगल पॉइंट और थ्रू डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो ये अलग अलग पॉइंट से पास हो रही, तो इसका आंसर होगा इट पासेस थ्रू डिफरेंट पॉइंट्स। सिंगल पॉइंट से पास नहीं होगी, सब अलग अलग पॉइंट से पास होंगे, क्योंकि जब भी ये लेंस से रिफ्रैक्ट होंगे तो ये अलग अलग कलर्स में डिस्पर्स हो जाएंगे, तो ये अपने अपने फोकल पॉइंट पे पास होंगे। नेम द इनविजिबल रेडिएशंस व्हिच आर स्टडीड यूजिंग द क्वार्ट्ज प्रिज्म। तो क्वार्ट्ज प्रिज्म क्वार्ट्ज प्रिज्म से हम कौन सी स्टडी करते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज। ठीक, इसकी स्टडी करी जाती है। ठीक, स्टेट वन ऑफ द यूज ऑफ दिस रेडिएशन। यूवी रेज का कोई भी एक यूज लिख देना कि इमेजिंग में काम आती है या विटामिन डी के लिए काम आती है। अलग अलग इसके यूजेस हैं। ठीक है, तुम कोई भी यूज लिख सकते हो, मल्टीपल यूजेस है, तुम चाहो तो इसके यूजेस देख लो एक बार, कौन कौन से हो सकते हैं। क्या लिख सकते हो कि स्टरलाइजेशन में काम आते हैं, डिटेक्शन ऑफ जर्म्स इन एग्स या प्रोड्यूसिंग, ठीक है, डिटेक्शन प्योरिटी ऑफ जर्म्स, ठीक, प्योरिटी ऑफ जर्म्स इन एग्स या प्रोड्यूसिंग इन विटामिन डी। तो ये सब चीजें अलग अलग, इसकी बहुत सारी यूजेस हैं। अब यूजेस तुम्हें बुक में मिल जाएंगे, अपनी नोटबुक पे मिल जाएंगे, इंटरनेट पे मिल जाएंगे, हर जगह मिल जाएंगे। तो यूवी रेज के 3-4 यूजेस याद कर लो, लिख देना। मैं कहूंगा जितनी भी रेज हैं, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, सबके एक एक दो यूजेस याद रखो, क्योंकि एग्जाम में कभी एक आध मार्क में आ गया तो लिख सकते हो। फिर नेम वन रेडिएशन हैविंग द वेवलेंथ लॉन्गर देन द वेवलेंथ ऑफ दीज रेडिएशन। यानी यूवी रेज से ऐसी कोई रे बताओ जो यूवी रेज से बड़ी हो, जिसकी वेवलेंथ बड़ी हो। तो कोई भी लिख सकते हो, विजिबल रेडिएशन लिख सकते हो, ठीक, इंफ्रारेड लिख सकते हो, माइक्रोवेव लिख सकते हो, रेडियो वेव लिख सकते हो। इनमें से कोई भी जो तुम्हें याद आए कोई भी लिख दो। ठीक, कुछ स्पेसिफिक नहीं बोला है तो कुछ भी लिख सकते हो। ठीक, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5। An object is placed at a distance of 24 cm in front of a convex lens of focal length 8 cm. What is the nature of image so formed? तो पहले तो कॉन्वेक्स लेंस है, तो कैसी इमेज बनेगी, इमेज विल बी रियल इन्वर्टेड। ठीक, तो नेचर ऑफ इमेज क्या है, इट इज रियल एंड इन्वर्टेड। तो एक बात तो यहां पे लिख ही दो। ठीक, और क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है फोकल लेंथ के बहुत दूर रखा गया है, 24 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस और फोकल लेंथ 8 है, तो ये यहां पे वर्चुअल इमेज बनने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ठीक,
कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस। तो तुम्हें इमेज डिस्टेंस निकालना है, तो यहां पे सिंपल फॉर्मूला यूज करोगे। फोकल लेंथ दिया है 8 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है 24 सेंटीमीटर। तुम्हें निकालना है इमेज डिस्टेंस, v की वैल्यू निकालनी है, ठीक। अब साइन कन्वेंशन देख लो, क्योंकि एक कॉन्वेक्स लेंस है तो इसका फोकल लेंथ का साइन होगा पॉजिटिव, और इमेज क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे रखी है, अगर ये लेंस है तो यहां पे रखी है ऑब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट जो है 20 कितना सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे रखा है, लेंस के लेफ्ट हैंड साइड पे ये ऑब्जेक्ट रखा गया है, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, इसका साइन होगा माइनस, नेगेटिव। अब तुम इस फॉर्मूले से निकाल लो लेंस फॉर्मूला 1/f इक्वल्स 1/v माइनस 1/u। यहां से v की वैल्यू निकाल लो तो तुम्हारा इमेज डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक। v की वैल्यू आएगी यहां से निकाल सकते हो, ठीक, इतना डिफिकल्ट नहीं होगा, तो निकाल लेना और कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या आएगा, सेंटीमीटर में ही आएगा पर बताना, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, when the sunlight passes through water droplets in the atmosphere it gets dispersed into its constituent colors forming a rainbow, ठीक है। a similar phenomena is observed when the light passes through a prism, ठीक है। which color will show the maximum angle of deviation and which color will show the minimum angle of deviation। तो ये बता दूं, मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन किसका होता है, वॉयलेट कलर का होता है, वॉयलेट कलर डेविएट्स द मैक्सिमम, एंड मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन किसका होता है, ये रेड कलर का होता है, रेड कलर डेविएट्स द मिनिमम। वॉयलेट सबसे ज्यादा डेविएट होती है, रेड कलर सबसे कम डेविएट होता है, और कुछ नहीं, ठीक। इंस्टेड ऑफ सनलाइट अ ग्रीन कलर्ड रे इज पास थ्रू अ प्रिज्म, व्हाट विल बी द कलर ऑफ द इमर्जेंट रे। तो इमर्जेंट रे का कलर भी यहां ग्रीन ही होगा, क्यों, क्योंकि ग्रीन कलर की लाइट एक मोनोक्रोमैटिक लाइट है, तो मोनोक्रोमैटिक लाइट एज इट इज पास हो जाती है। सनलाइट इसलिए डिस्पर्स हो जाती है क्योंकि वो व्हाइट लाइट है, इसमें अलग अलग कलर्स हैं, पर ग्रीन लाइट जो है एक मोनोक्रोमैटिक लाइट है। मोनोक्रोमैटिक लाइट मतलब सिंगल वेवलेंथ की लाइट है, ठीक। तो एक सिंगल कलर की लाइट है, उसमें मल्टीपल कलर्स नहीं है अंदर। तुम ये सोचो अलग अलग ग्रीन के शेड्स है, नहीं है, वो एक सिंगल ग्रीन कलर की ही लाइट है, एक सिंगल वेवलेंथ की लाइट है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिस्पर्स होगी ही नहीं, तो वो जैसी आई थी ग्रीन कलर की वैसी ही निकलेगी बाहर, ठीक। तो यहां पे ग्रीन ही होगा आंसर। अगला देखो, अब ये क्या है, ये बड़ा सा डायग्राम बना हुआ है, डायग्राम देखते हैं। O is a luminescent particle trapped inside a glass block. A student traces a path of rays coming out of it and reflecting over a plane mirror as shown in the diagram below. तो ये O एक पार्टिकल है, इससे डिफरेंट डिफरेंट रेज निकलनी है। एक रे निकली है ये, जिसको नाम हमने दिया है R, ठीक। ये रिफ्लेक्ट कर जाती है और रिफ्रैक्ट भी कर रही है। ये जो रे है इस पॉइंट पे ये रिफ्लेक्ट भी कर रही, ये U इज द रिफ्लेक्टेड रे, और सॉरी ये रिफ्रैक्ट भी कर रही, ठीक है। Q इज अ रिफ्रैक्टेड रे, और ये वाली जो रे है फिर यहां पे जाके प्लेन मिरर से वापस रिफ्लेक्ट कर जा रही, ठीक है। अब और ये एक रे यहां से भी निकल रही है, ठीक। ये रे निकली है S, पर ये S देखो क्या हो रहा है, S ये ग्लास ब्लॉक से ऐसे निकल जा रही है, मतलब इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन देखो ये 90 डिग्री बन रहा। ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे कैसे जा रही, सरफेस के अलोंग जा रही, तो मतलब ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री है, ठीक। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल होगा, ठीक। पर अब देखें, ये इतनी कहानी तो हो गई, अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। कंप्लीट द टेबल यूजिंग द लेबल्स फ्रॉम द फिगर, ये इन लेबल्स का यूज करके हमें टेबल को कंप्लीट करना है। द फर्स्ट लेबल इज डन फॉर यू, पहला लेबल कर दिया है हमारे लिए, अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद भाई। इसको थोड़ा जूम आउट कर देते ताकि डायग्राम दिखे, है ना। तो फर्स्ट है एन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन द मिरर, ये क्या है A, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन मिरर, मिरर पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन A है, ये A दे रखा है, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक, पहला तो हो गया। अब पार्शियली रिफ्लेक्टेड रे इन द ग्लास स्लैब, ऐसी कौन सी रे है जो ग्लास स्लैब में है और पार्शियली रिफ्लेक्टेड है, तो ग्लास स्लैब में पार्शियली रिफ्लेक्टेड रे ये है, दिस इज द पार्शियल, क्योंकि ये देखो ये रिफ्रैक्ट भी हो रही है और रिफ्लेक्ट भी हो रही, मतलब दिस इज द पार्शियली रिफ्लेक्टेड रे, यानी इसका आंसर होगा U, ठीक, ये U। अगला क्रिटिकल एंगल, अब क्रिटिकल एंगल मैंने बता दिया था कौन सा है, क्रिटिकल एंगल वो होता है जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो,
तो देखो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री ये है, तो ये एंगल तुम्हारा क्रिटिकल एंगल होगा, ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, ये एंगल सी। ठीक, ये जो यहाँ पे सी लिखोगे तो सी लिख देना। ठीक, अच्छा सा सी लिखो यार। हाँ, रिफ्रैक्टेड रे कौन सी है? रिफ्रैक्टेड रे तुम्हारी ये है, देखो एक ये है Q, ये भी एक रिफ्रैक्टेड रे है, और एक तुम्हारी ये T, ये भी एक रिफ्रैक्टेड रे, दोनों रिफ्रैक्टेड रे हैं। Q भी एक रिफ्रैक्टेड रे है और T भी एक रिफ्रैक्टेड रे, ये दो हैं रिफ्रैक्टेड रे। ठीक, एन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ द रे R, ये वाली जो रे है इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? ध्यान देना, ये जो रे है R, ठीक R, इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे। ठीक, एंगल ऑफ ये नॉर्मल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तुम्हारा ये होगा। ठीक, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहां पे क्या है? 90 माइनस ई, क्योंकि ये एंगल ई है, ये पूरा 90 है, तो ये बचा हुआ क्या हो गया? 90 माइनस ई। तो यहां पे लिखोगे 90 माइनस ई। ठीक, तो ये लिखना पड़ेगा, ये पूरा देख लो। ठीक, आगे देखो, आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? A metal rod AB of length 50 centimeter is balanced at 45 centimeter from end A with 100 gram 4 weights suspended from both the ends. ठीक है, if the rod C is cut at the center, then compare the weight of AC to the weight of BC. Give the reason of your answer in A. अब तुम यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो। A metal rod of length AB of 80 centimeter is balanced at 45 centimeter from the end A. अब ये 80 सेंटीमीटर की जो रॉड है इसका बैलेंसिंग पॉइंट यहां आया है, और जिस भी रॉड का बैलेंसिंग पॉइंट जहां पे होता है वही उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, वही उसका क्या होता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सीजी। तो अगर ये रॉड यहां पे बैलेंस कर रही है, इसका मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसकी यहां है, मतलब इसका जो वेट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। अगर मैं इस रॉड की बात करूं, जैसे एग्जांपल ले लो ये पेन, अब ये पेन देखो, तुम देखोगे एकदम सेंटर पे बैलेंस नहीं होगी। अब मैं इसको बैलेंस करने की कोशिश करूं, देखो सेंटर पे बैलेंस नहीं हो रही, देखो गिर जाएगी भी, ये सेंटर है ना इसका, सेंटर पे बैलेंस नहीं होगी, देखो गिर जाएगी। ठीक, पर यही समझना, रुको मैं थोड़ा आगे आ जाता हूं तुम्हारे लिए। ठीक, ये देखो ये सेंटर पे बैलेंस होगी ही नहीं, इसको ये अगर इसका सेंटर है, दिख रहा है कहाँ दिखे? यहाँ दिखेगा, है ना? देखो अगर ये इसका सेंटर है तो यहाँ बैलेंस नहीं होगी ये। ठीक, क्योंकि ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, इसका वेट जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। यहाँ पे देखो वेट कम है, यहाँ पे वेट ज्यादा है इस वाले एंड पे, क्योंकि ये देखो ये वाला हिस्सा मोटा है, ये वाला हिस्सा पतला है। सेम इसी में भी है, इसमें भी देखो इक्वली बैलेंस नहीं है, तो ये जो पॉइंट है इसका बैलेंसिंग पॉइंट इधर शिफ्ट होगा कहीं, तो ये वेट इसका कहीं मेरे को आगे कहीं सेंटर पे नहीं होगा बैलेंस। सेंटर पे देखो ये डिफ्लेक्ट हो रहा है इधर नीचे की ओर, इसलिए मुझे इसका बैलेंसिंग पॉइंट शिफ्ट करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे ये कहीं ना कहीं बैलेंस हो जाएगी शायद। ठीक, अब एक उंगली से तो नहीं हो रही, 2 उंगली से करनी पड़ेगी, या कैसे? देखो यहां कहीं पे बैलेंस हो रही, देखो ये सेंट्रल पॉइंट नहीं है, देख सकते हो। ठीक, तो ये चीज है, देखो यहां बैलेंस हो और ये सेंट्रल पॉइंट नहीं है। ठीक, तो यही सेम चीज इसमें भी है। अब इसमें क्या है? इसमें भी ये पॉइंट सेंट्रल पॉइंट नहीं है, तो यानी यहां पे वेट थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है, यहां पे वेट डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा कम है। ठीक, तो अब ठीक है, अब देखो यहां पे क्या है, क्वेश्चन क्या है? इफ द रॉड इज कट एट सेंटर सी, देन कंपेयर द वेट ऑफ एसी टू द वेट ऑफ बीसी। अगर मैं रॉड को यहां से काट दूं तो कौन सा वेट ज्यादा होगा, कौन सा कम होगा? तो अब ऑब्वियस सी बात है, ये वाली साइड भारी थी, अब इस भारी साइड में मैंने थोड़ा सा और वेट एक्स्ट्रा दे दिया, और ये वाली साइड हल्की थी, तो इसका वेट ऑब्वियस सी बात है ये कम होगा, ये ज्यादा होगा। तो वेट ऑफ एसी, ठीक, वेट एट एसी विल बी लेस देन वेट एट बीसी। मतलब ये इतने पोर्शन का जो वेट है, ये बीसी, बी से लेके सी तक का जो वेट है, इसका वेट ज्यादा होगा, ये भारी होगा। ठीक, और इसका वेट कम होगा। ठीक, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो तुम पहले तो यही बताओगे, क्योंकि इसका बैलेंसिंग पॉइंट 45 पे है, यानी इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पे सिचुएटेड है। ठीक, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पे है, तो इसका जो मेजर वेट है वो इस साइड पे, बी वाली साइड पे सिचुएटेड है, इस रॉड का। भले दोनों साइड 100 ग्राम फोर्स लगाया हुआ है, दोनों साइड इक्वल मास सबटेंडेड है, उससे मतलब नहीं है,
मतलब है इस रॉड के वेट का, ये जो रॉड है इसका वेट क्या है, इसका वेट बी वाले साइड पे ज्यादा है, ठीक। तो इसलिए ये इस साइड ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा, इस साइड ये ज्यादा, इसका मोमेंट ऑफ फोर्स भी ज्यादा होगा और इस साइड इसका क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्शन वेट भी ज्यादा होगा, ठीक। तो ये रीजन देख सकते हो। आगे आ जाओ। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियोस, ठीक है। अब ये देखो क्या है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियो स्टेट वेदर द वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ठीक। तो इफ अ पर्सन वॉक्स ऑन अ लेवल्ड रोड, तो उसके लिए अब तुम्हें हर सिनेरियो के लिए वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल्स mgh ये होता है, ठीक, या पोटेंशियल एनर्जी कह लो। तो हर सिनेरियो के लिए तुम्हें वर्क डन बताना है, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या क्या बोलते हैं जीरो होगा। तो इफ अ पर्सन वॉक्स ऑन अ लेवल रोड, इसके लिए वर्क डन क्या होगा, जीरो, ग्रेविटी के बेसिस पे जो वर्क डन हो, क्योंकि कुछ भी हाइट चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक। इफ अ पर्सन क्लाइम्स द लैडर, तो इसके लिए वर्क डन होगा नेगेटिव, क्यों, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो लग रहा है नीचे और जो आदमी है, जो पर्सन है वो जा रहा है ऊपर, ही इज क्लाइंबिंग द लैडर अपवर्ड्स, ठीक। तो फोर्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है और आदमी ऊपर जा रहा था, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन है, यानी वर्क डन नेगेटिव होगा। अ कार इज इन न्यूट्रल गियर कमिंग डाउन द स्लोप, तो इसके लिए वर्क डन पॉजिटिव होगा, क्योंकि कार भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, यानी दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो पॉजिटिव होगा, ठीक। तो ये इन द फिगर शोन बिलो क्या है देखते हैं, ठीक। इन द फिगर शोन बिलो शोज अ सिंपल पेंडुलम ऑफ मास 200 ग्राम्स, इट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द मीन पोजीशन ए टू द एक्सट्रीम पोजीशन। ये जो एक सिंपल पेंडुलम है इसे मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे ले आए, ठीक, ठीक है। द पोटेंशियल एनर्जी एट द पोजीशन ए इज जीरो, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, जीरो, ठीक। यहां पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, यानी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी यहां पे, ठीक। और यहां पे उल्टा होगा, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, ठीक, ठीक है। एट द पोजीशन बी द पेंडुलम ऑफ द बॉब इज रेज्ड बाय 5 मीटर, तो यहां पे जो हाइट है ग्राउंड से हाइट कितनी है, 5 मीटर है, ठीक। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पेंडुलम एट पोजीशन बी, तो इस पोजीशन बी पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, mgh, m की वैल्यू क्या है 200 ग्राम्स, g की वैल्यू क्या है, क्वेश्चन में g की वैल्यू दी है 10 ले लो, g की वैल्यू इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। h की वैल्यू क्या है 5 मीटर, h की वैल्यू कितनी है 5 मीटर। अब ध्यान रखना इस मास को कन्वर्ट कर लो किलोग्राम्स पे, तो 0.2 किलोग्राम्स ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लो, U इक्वल्स mgh, ठीक। तो m की वैल्यू है 0.2, g की वैल्यू है 10 और h की वैल्यू है 5, तो यहां पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 2 5 10, तो ये आ जाएगा 10 जूल। तो ये पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी फर्स्ट पार्ट के लिए। व्हाट इज द टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट सी, अब टोटल मैकेनिकल एनर्जी सी पॉइंट पे सेम रहेगी 10 जूल, ठीक, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही कहती है। यहां पे देखो, यहां पे काइनेटिक एनर्जी 0 है और पोटेंशियल एनर्जी 10 है, तो टोटल एनर्जी कितनी होगी 0 + 10 इक्वल्स 10, और यहां पे सी में क्या होगी, टोटल एनर्जी यहां पे भी 10 ही होगी, क्योंकि बी पे टोटल एनर्जी 10 थी तो सी पे भी टोटल एनर्जी 10 ही होगी और ए पे भी टोटल एनर्जी 10 ही होगी, ठीक। व्हाट इज द स्पीड ऑफ बॉब एट पोजीशन ए व्हेन इट इज रिलीज फ्रॉम द बी। अब देखो बी यहां पे आया तो इसकी जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी थी कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में, तो यहां पे ए पॉइंट पे क्या होगा, ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी पोटेंशियल एनर्जी एट बी, बी पे जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी थी, बी पे जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी ए पे, तो काइनेटिक एनर्जी एट ए क्या हो जाएगी 10 जूल, ठीक। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगा लो यहाँ पे, हाफ mv² इक्वल्स 10, m की वैल्यू रखो इंटू 0.2 इंटू v² इक्वल्स 10, ठीक। तो ये हो जाएगा कितना 10, ये 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा v² इक्वल्स 100, तो v इक्वल्स 10 मीटर पर सेकेंड। तो थर्ड पार्ट का आंसर हो जाएगा
10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो यहां से ऐसे निकाल सकते हो। आगे देखो, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक, तो क्वेश्चन 7 पे आ जाओ, देखते हैं क्वेश्चन 7 क्या है। क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9, 3 क्वेश्चन बचे हैं। चलो क्वेश्चन 7 देखते हैं। क्वेश्चन 7 क्या है, इसका फर्स्ट पार्ट है, अ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम ऑफ पुली हैज अ वेलोसिटी रेशियो 4। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है इसमें, फर्स्ट पार्ट इज ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ द सिस्टम इंडिकेटिंग क्लियरली द डायरेक्शन ऑफ लोड एंड एफर्ट। तो एक तुम्हें ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम बनाना है जिसका वेलोसिटी रेशियो 4 होता है। तो ऐसा ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम जिसका वेलोसिटी रेशियो 4 हो, मतलब दो पुली होंगे जो कि मूवेबल ब्लॉक में होंगे, 2 पुली होंगे जो कि फिक्स्ड ब्लॉक में होंगे। तो इसका कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा। ठीक, ये तुम्हारा फिक्स्ड ब्लॉक हो गया, यहाँ पे तुम्हारे 2 पुली हैं, एक ये। ठीक, यहाँ पे तुम्हारा एफर्ट है, ये तुम्हारा एफर्ट लग रहा है, और यहाँ पे ये कनेक्टेड होगा एक मूवेबल पुली से, ये एक मूवेबल पुली होगा। ठीक, मूवेबल पुली में भी दो पुली होंगे, एक ये। ठीक, रुक जाओ। ठीक, ये फिक्स्ड ब्लॉक है, मूवेबल ब्लॉक है। अब ये बनेगा कैसे, ये स्ट्रिंग जाएगी, ये यहां जाएगी। ठीक, ये यहां जाएगी, रुक जाओ, ये यहां जाएगी, फिर ये यहां जाएगी, फिर यहां जाएगी, और ये स्ट्रिंग वापस यहाँ पे इस हुक में अटैच हो जाएगी। ठीक, यहाँ पे टेंशन, वायर में टेंशन कैसा आएगा, ये एफर्ट आएगा, इस एफर्ट के अपोजिट एक टेंशन फोर्स। ठीक, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, फिर यहाँ पे एक टेंशन फोर्स, 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 4 हैं टेंशन। हाँ ठीक है, टी 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 टी, और यहाँ पे आएगा लोड, यहाँ पे आएगा लोड। ये पूरा ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम बनेगा 4 पुलिस का। ठीक, 2 फिक्स्ड ब्लॉक में होंगी, 2 मूवेबल ब्लॉक में होंगी। फिर कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लोड 100 kgf लिफ्टेड बाय दिस पुली टू अ हाइट 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो h की वैल्यू यहां कितनी दी है, 5 मीटर, g की वैल्यू दी है 10। ठीक, और यहां पे देखो मास, अब देखो यहां पे 100 kgf दिया है, 100 kgf इज इक्विवेलेंट टू मास इन kg। तो द फोर्स इन kgf इज इक्वल टू मास इन kg। तो मास की वैल्यू कितनी है, 100 kg। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, U इक्वल्स mgh, तो यानी 100 इंटू 10 इंटू 5। ठीक, कितना आ जाएगा, 5000। हाँ ठीक, 5000 जूल। तो ये आ गया। आगे देखो क्वेश्चन 7 में, क्वेश्चन 7 का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन 7 का सेकंड पार्ट कह रहा है, अ पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ क्लिफ फायर्स अ गन एंड हेयर्स इट्स एको आफ्टर 3 सेकेंड। तो एक पर्सन है क्लिफ पे, तो वो एको कितने सेकेंड बाद सुनता है, आफ्टर 3 सेकेंड्स। तो मतलब जो साउंड है वो गई, कोई डिस्टेंस पे कोई ऑब्स्टेकल होगा, उससे टकराई, फिर वापस आई। ये पूरे का टाइम कितना हो गया, 3 सेकेंड्स हुआ। ठीक है, मतलब ये डिस्टेंस इसने मान लेते हैं, इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया d जाते टाइम और d आते टाइम, जाने का डिस्टेंस d और आने का डिस्टेंस d। स्पीड ऑफ साउंड इज 336। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पर्सन फ्रॉम द क्लिफ। तो पर्सन का क्लिफ से लेकर डिस्टेंस निकालो। ठीक, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, जो टाइम है हमें टोटल डिस्टेंस का दिया है 2d का, तो 2d इक्वल्स टाइम इंटू स्पीड। ठीक, टाइम इंटू स्पीड, तो टाइम कितना है 3 सेकेंड्स, स्पीड कितनी है 336। तो सिंगल डिस्टेंस निकालना हो, डी की वैल्यू निकालनी हो, डी की वैल्यू आ जाएगी 336 इंटू 3/2। इसको सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर। ठीक, ये आ जाएगा डिस्टेंस फर्स्ट पार्ट में। अब क्वेश्चन पार्ट सेकंड कह रहा है, इफ द आफ्टर मूविंग अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द क्लिफ ही फायर्स द गन अगेन एंड दिस टाइम द एको इज हर्ड 1.5 सेकेंड लेटर। इस बार टाइम चेंज हो गया। ठीक, कैलकुलेट द डिस्टेंस। अब इस बार भी सेम वही फॉर्मूला लगाओगे, यही
बस इस बार टाइम कितना हो गया, 3 की जगह 1.5 हो गया, तो 2d इक्वल्स 1.5 इंटू 336। तो यहाँ पे अब डिस्टेंस निकाल लो, 1.5 इंटू 336 बाई 2। ठीक, इस बार टाइम बस 3 सेकेंड से होके 1.5 हो गया, और कुछ नहीं है। ठीक, आगे देखो, ये क्या दिया है, ये यहाँ पे 3 पॉइंट दिए हैं, ये यहाँ पे पॉइंट दिया है A, यहाँ पे पॉइंट दिया है B, और यहाँ पे पॉइंट दिया है C। ठीक, ये एक माँ अपने बच्चे को झूला झुला रही है। ठीक, ठीक है, अब देखो हो क्या रहा है। The above picture shows a mother pushing her daughter sitting on the swing. The swing is going through the positions A, B, C, where A and C are extreme position. ये जो A और C हैं ये extreme positions हैं, and B is the mean position. B क्या है, mean position है। ठीक है, which of the right position, that is A, B और C, is the of the mother to give a constant periodic push to swing every time? We know that the extreme positions are the right position for constant push. अब जो माँ जो होगी वो यहाँ से धक्का मारेगी अपनी बच्ची को, यहाँ के थोड़ी धक्का मारेगी, तो वो ताकि वो स्विंग ऐसे हो। ठीक, तो वो कांस्टेंट पुश देने के लिए करेक्ट पोजीशन क्या है, ए। तो ए इज द करेक्ट पोजीशन फॉर पुशिंग द स्विंग। स्विंग को पुश करने के लिए एक पोजीशन हमेशा करेक्ट है। यहाँ से भी धक्का नहीं दे सकते, यहाँ से भी नहीं दे सकते, यहाँ से दे सकते हैं। ठीक, नेम द फिनोमिना इन्वॉल्व इन दिस। रेजोनेंस, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में दिया है which is the right position for the mother to give a constant push to swing every time in the forward direction in order to increase the amplitude of the swing. ये जो swing है इसका amplitude हमें बढ़ाना है, और amplitude बढ़ाने के लिए कौन सा फिनोमिना यूज होता है, रेजोनेंस। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा फिनोमिना यूज होगा, रेजोनेंस। ठीक, इस सेकेंड पार्ट का आंसर है। द फिनोमिना इन्वॉल्व इन दिस इज रेजोनेंस, क्योंकि एम्पलीट्यूड हम बार बार बढ़ाते जा रहे हैं। तो रेजोनेंस का फिनोमिना ही ये होता है कि जब बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी और ये फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी ये दोनों मैच हो जाएं, तो जो बॉडी है वो हायर एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करने लगेगी। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रेजोनेंस। ठीक, अब अगला पार्ट शायद यही है। अगला पार्ट है एक्सप्लेन विद एग्जांपल हाउ दिस फिनोमिना हेल्प्स टू इंक्रीज द एम्पलीट्यूड ऑफ द स्विंग। तो वही यहाँ पे तुम्हें रेजोनेंस एक्सप्लेन करना है कि ये कैसे वर्क करता है। व्हेन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्विंग will match the applied frequency of the swing, then the amplitude of the swing will increase and thus a condition of resonance will be occur. ठीक, अब क्वेश्चन 8 पे आओ। क्वेश्चन 8 पे लंबा चौड़ा पता नहीं क्या लिख के रखा है, देखते हैं। The circuit depicted in the figure is employed for studying Ohm's law. Instead of using a standard resistor, a student opts for a glass tube filled with the mercury. ठीक है, एक स्टूडेंट रेजिस्टर की जगह ग्लास ट्यूब लेता है मरकरी वाला। ठीक है, कनेक्टेड टू द सर्किट यूजिंग टू इलेक्ट्रोड्स E1 and E2, ही रिकॉर्ड द रीडिंग ऑफ द एमीटर एंड वोल्टमीटर, देयर बाय कैलकुलेट द रेजिस्टेंस। ठीक है, वो एमीटर और वोल्टमीटर की रीडिंग उठाता है और रेजिस्टेंस निकालता है। ठीक है, द स्टूडेंट रिपीट्स द एक्सपेरिमेंट। द स्टूडेंट रिपीट्स द एक्सपेरिमेंट बाय डूइंग व्हाट, बाय सब्स्टिट्यूटिंग द ट्यूब 1 विद ट्यूब 2 where same amount of mercury fills in tube 2। ठीक है, तो अब देखो एक्सपेरिमेंट क्या कर रहा है, ये दो सर्किट दिए हुए हैं। आई होप ये सर्किट थोड़े से विजिबल हैं सही से। ठीक, हाँ ठीक, तो अब जो स्टूडेंट है उसने एक बार ट्यूब 1 लिया, फिर एक बार ट्यूब 2 लिया। तो अब देखो ट्यूब 1 और ट्यूब 2 में डिफरेंस क्या है, दोनों में मरकरी सेम है। ठीक, E1 E2 सेम है, सब चीजें सेम है दोनों में, केवल एक चीज का डिफरेंस है, इसकी लेंथ ज्यादा है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है। इसकी लेंथ कम है, ठीक, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है। ठीक है, तो अब तुम यहां से मैं डायरेक्ट बता रहा हूं क्योंकि नेग्लेक्टिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, यहां पे रेजिस्टेंस निकालना है बोथ केसेस में, मतलब कंपेयर करना है ट्यूब 1 में और ट्यूब 2 में, दोनों में कंपेयर करना है किसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा किसमें कम होगा। तो अब यहां पे खुद समझो, क्योंकि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो यहां पे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, सॉरी कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस विल डिक्रीज। ठीक, क्योंकि एरिया इंक्रीज हो रहा है और लेंथ डिक्रीज हो रही, तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगा। और यहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तो रेजिस्टेंस इन ट्यूब 1 इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस इन ट्यूब 2। ठीक, तो पहला तो तुम्हें ये समझ में आ गया। दूसरा, वोल्ट मीटर रीडिंग इन बोथ केसेस, दोनों में वोल्ट मीटर की रीडिंग सेम आएगी
क्योंकि सेम वोल्ट मीटर यूज हुआ है, वोल्ट मीटर में कोई चेंज नहीं है, ठीक। वोल्ट मीटर की रीडिंग सेम आएगी, क्योंकि करंट सेम चल रहा है तो वोल्ट मीटर की रीडिंग वही आएगी, क्योंकि यहाँ पे उतनी ही सप्लाई यूज हुई है, ठीक। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इन बोथ केसेस, दोनों में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सेम होगा कि डिफरेंट? सेम होगा, क्योंकि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब होता है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी डजेंट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ एंड एरिया, रेजिस्टिविटी इन फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करती, तो रेजिस्टिविटी विल बी सेम इन बोथ द केसेस, ठीक। रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, अब अगला क्वेश्चन क्या है? A radioactive nuclei X emits an alpha particle followed by 2 beta particles to form a nucleus Y. ठीक है। With respect to the element X, where would you position the element Y in the periodic table? ठीक है। अब देखो क्या है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट X है, इसने एक बार अल्फा इमिशन किया, ठीक, फिर फॉलोड बाई 2 बीटा पार्टिकल्स टू फॉर्म Y। अब यहाँ पे कोई एलिमेंट बना A, फिर इसने बीटा इमिशन किया, ठीक, बीटा इमिशन करने के बाद मान लेते कोई एलिमेंट बना D, इसने भी बीटा इमिशन किया और बना Y, ठीक। तो देखो अल्फा पार्टिकल जब भी एमिट हुआ तो इससे 2 प्रोटॉन माइनस हो गया, यानी एटॉमिक नंबर से 2 माइनस हो गया। जैसे ही बीटा इमिशन हुआ तो एक बार बीटा इमिशन से 1 प्रोटॉन प्लस हुआ, यहां पे भी 1 प्रोटॉन प्लस हुआ। तो अब तुम खुद देखो, एटॉमिक नंबर की बात कर रहा हूं, मान लेते इसका एटॉमिक नंबर 10 था, मान लेते एग्जाम्पल के लिए। तो जब अल्फा पार्टिकल जब एमिशन हुआ, समझना, जब अल्फा एमिशन हुआ तो एटॉमिक नंबर डिक्रीज हो जाता है बाई 2, एटॉमिक नंबर 8 हो गया, ठीक। मास नंबर मान लेते हैं 20 था, तो मास नंबर भी 4 घट जाएगा, 16 हो जाएगा। अब बीटा इमिशन के बाद क्या होगा? बीटा इमिशन में मास नंबर वही रहता है, एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है। फिर एक और बार हुआ, मास नंबर वही रहेगा पर एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा। अब तुम खुद देखो, क्वेश्चन फर्स्ट पूछ रहा है विद रिस्पेक्ट टू द एलिमेंट एक्स वेयर विड यू पोजिशन द एलिमेंट वाई इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल पे एक्स और वाई को कहां रखोगे? एक ही जगह पे, क्योंकि दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, ठीक। ये देखो एग्जाम्पल से कर लो चाहे जैसे कर लो, दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, तो यहां पे दोनों को सेम पोजीशन पे रखेंगे, सेम पोजीशन। व्हाट इज द जनरल नेम फॉर एलिमेंट्स एक्स एंड वाई? एक्स और वाई को हम जनरली क्या बोलेंगे? आइसोटोप, क्योंकि देखो दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर इज डिफरेंट, तो इनको क्या बोला जाएगा? आइसोटोप। इफ द एटॉमिक नंबर ऑफ y इज 80, देन व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ x? अगर x का एटॉमिक नंबर 80 है तो इसका भी एटॉमिक नंबर 80 रहेगा, ठीक। दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, ठीक। आई होप ये चीज समझ में आई होगी, ये चीज क्लिक करी होगी, ठीक। आगे देखो, ऑब्जर्व द सर्किट, ऑब्जर्व द सर्किट इन द डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस 2 ओम है, ये 5 ओम है, ये 3 ओम है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस 0.4 ओम है, ये बैटरी लगी है 4 वोल्ट की, ये की है, ठीक है। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ वायर व्हेन द की कंप्लीट द सर्किट, ये पूरा रेजिस्टेंस निकालो। तो ये दोनों है सीरीज में, तो 5 + 3 हो जाएगा, 5 + 3 हो जाएगा 8, ठीक। ये 8 और 2 है पैरेलल में, तो ये हो जाएगा कितना? 1/2 + 1/8 विच इज 5/8 विच इज 8/5, तो ये रेजिस्टेंस आ जाएगा 8/5, तो विच इज 1.6 ओम, ठीक। तो मतलब इनका जो इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा 1.6 ओम, और ये जो 1.6 ओम है ये इस 0.4 ओम से सीरीज में लगा हुआ है, तो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा 1.6 + 0.4 विच इज 2 ओम। 2 ओम इज द टोटल रेजिस्टेंस, ठीक। कैलकुलेट द करंट थ्रू द 3 ओम रेजिस्टेंस, यहां से 3 ओम से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो निकालना है, ठीक है। 3 ओम से करंट निकाल लो, कैसे निकालोगे? पहले तो टोटल करंट निकाल लो कितना फ्लो हो रहा है। टोटल करंट कैसे निकालोगे? I = V/R, टोटल करंट, तो विच इज 4/2, तो विच इज 2 एम्पेयर। टोटल करंट कितना है? 2 एम्पेयर, ठीक है। तो 2 एम्पेयर करंट ऐसे चल रहा है। अब यहां पे आके करंट डिवाइड हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो इसके अक्रॉस। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालोगे? यहां पे वोल्टेज ड्रॉप देखो, V = IR, तो I कितना है? 2, R कितना है? 0.4, ये कितना हो जाएगा? 0.8 वोल्ट।
तो 0.8 वोल्ट तो इस इंटरनल रेजिस्टेंस में ड्रॉप हो गया, यहाँ पे कितना ड्रॉप हो रहा है 0.8 वोल्ट, तो यहाँ बचा हुआ कितना जाएगा 3.2 वोल्ट। तो 3.2 वोल्ट इज पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस वायर, 3.2 वोल्ट आएगा इधर, ठीक। तो इसके अक्रॉस करंट कितना आ जाएगा, करंट विल बी पोटेंशियल डिफरेंस, ये पॉइंट ले रहा हूं ए बी, पॉइंट इज ए बी, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी क्या आ रहा है 3.2 वोल्ट, क्योंकि 4 वोल्ट में से ये 0.8 वोल्ट हटा दो क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप है, यही सेल में खत्म हो गया, तो करंट आ जाएगा तो 3.2 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है, इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस आया था 8, ठीक। तो यहाँ पे ये करंट आ जाएगा, ठीक। इसको सॉल्व करके लिख लेना, ठीक। कितना आएगा, शायद 0.4 आएगा, ठीक। हाँ 0.4 एम्पियर, ठीक। दिस इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द 3 ओम रेजिस्टर। आगे देखो, अब क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 9 देखो बहुत इजी है, हीट से रिलेटेड है, हीट और मैग्नेटिज्म दोनों है, दोनों अगर तुमने अच्छे से पढ़ लिया है तो तुम ये कर सकते हो। पहला क्वेश्चन देखो हीट से है, ठीक। फर्स्ट है व्हाट मास ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज एडेड टू 2.1 kg ऑफ वाटर, विल इट कूल डाउन फ्रॉम 75 डिग्री टू 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक। गिवन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर दिस, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ आइस इज दिस, ठीक है। तो अब देखो मास ऑफ आइस कितना है, मास ऑफ आइस नहीं दिया है, ठीक। व्हाट मास ऑफ आइस, मास ऑफ आइस दिया ही नहीं है, ठीक। मास ऑफ आइस नहीं पता, ठीक है। और 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस, आइस का इनिशियल टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस पे है, ठीक। मास ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है, मास ऑफ वाटर दिया है, कितना दिया है 2.1 kg, मास ऑफ वाटर दिया है 2.1 kg, ठीक। और इसका इनिशियल टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, इसका इनिशियल टेम्परेचर दिया है 75 डिग्री, ठीक है। वाटर है 75 डिग्री, और कह रहे हैं कि आइस को हमें 25 तक लाना है और वाटर को भी हमें 25 तक लाना है, मतलब कूल डाउन करना है 25 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक। तो यहाँ पे T2 आ जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे भी T2, मतलब T2 क्या है, यहाँ पे T जो इक्विवेलेंट टेम्परेचर आता है ये आ जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे भी T आ जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी आ रही है आइस की 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन, सॉरी जूल, 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, सही है। और स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ आइस कितनी दी गई है 336 जूल पर ग्राम, ठीक है। तो देखो पहले क्या होगा, पहले ये जो आइस होगी वो कन्वर्ट होगी वाटर में, फिर वाटर का टेम्परेचर राइज होके बनेगा 25 डिग्री सेल्सियस तक। तो मतलब आइस पहले क्या होगी, हीट टू कन्वर्ट आइस इनटू वाटर, पहले तो ये वाली हीट होगी, ये वाली हीट अलग है। उसके बाद हीट कन्वर्ट यूज टू राइज द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस टू वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। वाटर जो 0 डिग्री सेल्सियस पे था वो 25 तक पहुंचने में कितनी हीट लगी, ये टोटल है। और ये किसके बराबर होगी, किस हीट एनर्जी के बराबर होगी, इस वाले वाटर पे। ये वाला जो वाटर है ये 75 से लेके 25 तक जा रहा है ना, ये हॉट है, तो इसने जितनी हीट लॉस्ट करी आइस विल गेन उतना हीट एनर्जी, ठीक है। तो पहले ये हीट एनर्जी 2 पार्ट में निकालोगे और ये पूरा 1 पार्ट में निकालोगे। ये आ जाएगा मास ऑफ वाटर इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी कितना है 75 माइनस 25 इंटू डेल्टा टी विच इज 50, ठीक। ये सारी वैल्यूज रखो, डेल्टा टी यहाँ पे 50 आएगा, डेल्टा टी लिख दे रहा हूँ, तो डेल्टा टी यहाँ पे 50। यहाँ पे क्या होगा, पहले तो वाटर वाली जो हम स्टेट चेंज कर रहे हैं, आइस से वाटर में जा रहे हैं, वो हीट एनर्जी निकालो, तो ये हो जाएगा m इंटू एल, ठीक। मास ऑफ आइस इंटू स्पेसिफिक लेटेंट हीट, ये वाली वैल्यू, प्लस मास ऑफ आइस इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, क्योंकि ये वाली आइस अब वाटर में बदल गई है, इंटू चेंज इन टेम्परेचर। यहां पे चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी कितना आएगा 25 डिग्री सेल्सियस, क्यों 0 से 25 जा रही, ठीक। तो डेल्टा टी आ जाएगा।
अब दोनों जगह पे मास ऑफ आइस कॉमन ले लो, ठीक, बन जाएगा L प्लस CW इंटू डेल्टा टी इक्वल्स मास ऑफ वाटर इंटू CW इंटू डेल्टा टी। ठीक, अब ये सारी वैल्यूज रख दो। मास ऑफ वाटर रखो ग्राम्स में 2100 ग्राम्स, ये वैल्यू रखो, ठीक, वाटर की हीट कैपेसिटी रखो, ठीक, डेल्टा टी की वैल्यू रखो, ये तीनों वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करो और यहां पे एल की वैल्यू रखो, सी डब्ल्यू एंड डेल्टा टी रखो, सी डब्ल्यू की ये वैल्यू रखो और डेल्टा टी की वैल्यू ये रखो 25 डिग्री सेल्सियस। ये सारी वैल्यू रखोगे तो मास ऑफ आइस आ जाएगा। ठीक, तो इतना कैलकुलेशन मैं तुम पे भरोसा कर रहा हूं कि इतना कैलकुलेशन तुम खुद से कर सकते हो। ठीक, क्योंकि इतना कोई बहुत डिफिकल्ट कैलकुलेशन नहीं है। यहां पे लॉजिक सिर्फ इतना है कि जो पहले आइस थी उसको हमने हीट किया तो वो वाटर में कन्वर्ट हुई, आइस एट 0 डिग्री कन्वर्टेड इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब इसको और हीट दी तो ये वाटर का टेम्परेचर राइज होके कहां तक पहुंच गया, 25 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक, ये किसकी वजह से हुआ, ये हमारे पास जो 2.1 किलोग्राम ऑफ जो वाटर था ये 75 डिग्री से कूल डाउन हुआ 25 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक, क्योंकि यहां पे ये आइस, ये वाली आइस डाल रखी थी हमने। ठीक, तो इस ये 2.1 किलोग्राम वाटर ने हीट एनर्जी लूज करी और इस 0 डिग्री सेल्सियस पे जो आइस थी इसने हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करी। ठीक, तो ये पूरा हीट कन्वर्जन हुआ है। ये नहीं है, यहां नहीं, इधर आ जाओ। ठीक, तो यही पूरा हुआ है स्टेट। फिर ये डायग्राम दिया हुआ है, फिर ये ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन है। यहां पे देखो, यहां पे कोई बॉडी है जिसका स्टेट चेंज हो रहा है, ये मतलब ये वेपर से कंडेंस हो रही है। ठीक, ये फिर लिक्विड में चेंज हुई, इसका टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, फिर यहां पे ये फ्रीजिंग हो रही है। ठीक, ये फ्रीजिंग हो रही है और उसके बाद ये इसमें फ्रीज हो गई और ये फिर इसका टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। ठीक, क्योंकि तीन ही स्टेट चेंज हो सकते हैं। तुम वेपर से तुम वापस, गैस से तुम वापस लिक्विड में आ सकते हो, लिक्विड से वापस तुम सॉलिड में आ सकते हो। तो ये गैस टू लिक्विड आया है और ये लिक्विड टू वापस सॉलिड आया है। ठीक, अब क्वेश्चन है स्टेट द टेम्परेचर एट विद द सब्सटेंस कंडेंसेस। सब्सटेंस कौन से टेम्परेचर पे कंडेंस हो रहा है, 150 डिग्री सेल्सियस। ठीक, द टेम्परेचर रेंज इन विच द सब्सटेंस इज इन लिक्विड स्टेट, कौन से टेम्परेचर रेंज में ये लिक्विड स्टेट पे है, 150 टू 160। तो 150 से लेके 60 डिग्री पे ये लिक्विड स्टेट में। ठीक, वाई डू वी प्रेफर आइस टू आइस कोल्ड वाटर फॉर कूलिंग अ ड्रिंक। अब देखो, ये गिव रीजंस तुम्हारी बुक्स में दिए रहते हैं, तो इसका रीजन यही होता है क्योंकि आइस जो होती है वो एक्स्ट्रा हीट एब्जॉर्ब करती है, बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स एक्स्ट्रा हीट इन कन्वर्टिंग फ्रॉम, इन द कन्वर्जन फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। जब आइस मेल्ट होती है तो वो एक्स्ट्रा हीट एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, तो मतलब वो एक्स्ट्रा हीट एब्जॉर्ब कर लेती है, यानी वो एक्स्ट्रा कूल डाउन करती है, वो एक्स्ट्रा कूल डाउन करती है इसलिए। ठीक, तो इसलिए हम आइस को प्रेफर करते हैं इन कोल्ड वाटर। अब अगला क्या है, ये भी डायग्राम का बेस क्वेश्चन है। ठीक, अब देखो ये बना हुआ है, यहां पे एक पोलैरिटी तुम्हारी, ये आयरन फिलिंग्स, एक बार यहां पे जो आयरन फिलिंग्स हैं इनका डायरेक्शन कैसा है, इस डायरेक्शन में घूम रही है, और यहां पे जो आयरन फिलिंग्स हैं इनका डायरेक्शन कैसा है, इस डायरेक्शन में। यहां पे आयरन फिलिंग क्लॉकवाइज है, यहां पे आयरन फिलिंग्स एंटी क्लॉकवाइज है। यहां पे बता दे रहा हूं, यहां पे आयरन फिलिंग्स एंटी क्लॉकवाइज है, यहां पे आयरन फिलिंग्स क्लॉकवाइज है। ठीक है, जो आयरन फिलिंग्स अरेंज हुई हैं यहां पे, मतलब सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज चल रही है। ठीक, तो यहां से तुम एक लॉजिक समझो, एंटी क्लॉकवाइज मतलब नॉर्थ पोलैरिटी, यानी यहां पे नॉर्थ पोलैरिटी डेवलप हुई है, और क्लॉकवाइज मतलब साउथ पोलैरिटी, तो यहां पे साउथ पोलैरिटी डेवलप हुई है। ठीक, अब समझना, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। अब तुम्हें यहां पे करंट का डायरेक्शन निकालना है। सबसे पहला पार्ट यही है, स्टेट द पोलैरिटीज ऑफ ए बी, ए बी की पोलैरिटी निकालनी है, मतलब ये। तो करंट का डायरेक्शन सबसे पहले निकालो, तो राइट हैंड थंब रूल लो। राइट हैंड थंब रूल कहता है कि अगर हम थंब को उस डायरेक्शन में पॉइंट करें जिस डायरेक्शन में करंट है, और फिंगर्स को उस डायरेक्शन में कर्ल करें, तो फिंगर्स हमारी उस डायरेक्शन में कर्ल होंगी जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। तो अब तुम खुद देखो, मैग्नेटिक फील्ड यहां पे कैसी जा रही है, क्लॉकवाइज। तो ये जो वायर है, तो देखो थंब हमारा कहां जा रहा है, ऊपर की ओर। अगर मैग्नेटिक फील्ड यहां पे देखो हम ऐसे कर्ल करें, ये जो वायर है ऐसे निकल ली है ना। ठीक, तो हम वायर को ऐसे पकड़ के
मैग्नेटिक फील्ड ऐसे कर्ल हो रही क्लॉकवाइज में, तो देखो थंब हमारा किस डायरेक्शन में जा रहा, ऊपर की ओर, ठीक, यानी करंट ऊपर की ओर जा रहा। अब सेम चीज यहां पे आ जाओ, हमारा फिंगर्स कैसे कर्ल हो रही, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। देखो थंब हमारा किस तरफ जा रहा है, थंब हमारा नीचे की ओर जा रहा, तो यहां पे करंट का डायरेक्शन नीचे की ओर। तो देखो करंट कैसे चल रहा, करंट ऐसे चल रहा है, इधर से जा रहा है और ऐसे जा रहा है। तो अब देखो ये पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी पॉजिटिव, बिकॉज करंट इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, और यहां पे करंट आके एंड हो जा रहा है, तो दिस पोलैरिटी विल बी नेगेटिव, क्योंकि करंट इज एंडिंग एट दिस पॉइंट। तो ए पे पोलैरिटी क्या होगी, पॉजिटिव, और बी पे पोलैरिटी क्या होगी, नेगेटिव। ठीक, स्टेट द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इफ एन आयरन रॉड इज हेल्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ कॉइल। अगर हम यहाँ पे आयरन रॉड लगा दें, ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड विल इंक्रीज। सिंपल इतना ही लिखना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी। ठीक, इट विल इंक्रीज, it will be strong, it will be strengthened if a iron core is placed inside a loop. Third part is state one way to change the polarity of the coil, कि इस ये जो polarity है coil की, इसको चेंज करने का एक क्या तरीका है, मतलब ये जो polarity है coil की, इसको चेंज करने का एक तरीका है कि ये polarities रिवर्स कर दो। पहला तरीका है कि रिवर्स द polarity of the coil, polarity of A and B, ए और बी की पोलैरिटी को रिवर्स कर दो। यहां प्लस माइनस था, माइनस प्लस कर दो, करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। करंट जो तुम्हारा ऐसे चल रहा था, ऐसे चल रहा था, वो रिवर्स होके ऐसे चलने लगेगा अगर पोलैरिटी हमने रिवर्स कर दी तो। ठीक, तो एक तो तरीका ये है पोलैरिटी रिवर्स करने का। दूसरा क्या है, स्टेट वन वे टू डिक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है ये वाली, ठीक, इसको डिक्रीज करने का एक वे बताओ। तो बाई डिक्रीजिंग द करेंट, इसको डिक्रीज करने के लिए अगर तुम करंट को डिक्रीज कर दो, डिक्रीज द करंट, तुम करंट को डिक्रीज कर दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड अपने आप डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। करंट डिक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड विल ऑल्सो डिक्रीज। ठीक, तो यहां तक था तुम्हारा स्पेसिमेन पेपर आईएससी का, और आई गेस बहुत ज्यादा 2 आवर के अंदर हो गया है। वो भी मैंने सारे पार्ट एक्सप्लेन किए हैं, इसमें जो तुम्हें ऑप्शनल में तुम्हें 6 में से 4 करने थे, मैंने 6 के 6 एक्सप्लेन किए हैं। दूसरी चीज़, मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके करी हैं, तुम्हें सिर्फ लिखनी होगी, तो पेपर आराम से 1 आवर 45 मिनट्स के अंदर कंप्लीट किया जा सकता है। ठीक, वो भी मैक्सिमम बता रहा हूँ, पेपर बहुत डिफिकल्ट नहीं था, मैं इसको ईजी टू मॉडरेट ही रेट करूँगा। ठीक, बाकी तुम भी इसको सॉल्व करना, एक बार खुद से सॉल्व करना, पूरा पेपर सॉल्व करना। ठीक, और 2 आवर का इन्वायरमेंट ले लेना, उसमें बैठ के सॉल्व करना, फिर एनालाइज करना तुमने कहाँ पे मिस्टेक्स करी, क्या क्या चीज़ें तुम्हें कम आती हैं, किन किन चैप्टर्स में दिक्कत आती है, फिर कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, कोई डाउट रह गया हो, कोई दिक्कत हो, कहीं कुछ ना समझ में आया, कोई पॉइंट ना समझ में आया हो, तो कमेंट करके बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टाटा, सी यू।